3000 से लेकर के हम आपको 600 ईसा पूर्व के बीच की मैं बात बता रहा हूँ, जिस पर कोई इतिहास नहीं में चर्चा ही नहीं होती है। बिल्कुल। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक लाइब्रेरी है, बोर्डलैंड लाइब्रेरी। उसमें लगभग 70 से 75 जो टीक लीव्स हैं। क्या रामायण और महाभारत वाकई में माइथोलॉजी है या उसके कोई और प्रमाण मिलते हैं? बिल्कुल नहीं। दरअसल क्या है कि एक माइंडसेट है, इसका नाम है कॉलोनियल माइंडसेट। भी आप कहते हैं भारत में खोजा गया। हमने बचपन से सिर्फ ये पढ़ा है कि न्यूटन के सर पे जब एप्पल गिरा तो पता चला। गुरुत्वाकर्षण की जो खोज है वो ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य के जो है कार्यों में हमको देखने को मिलती है। अगस्त संहिता में बैटरी बनाने की विधि का वर्णन है। सर्जरी की खोज हमारे भारत में हुई थी। 8000 साल पहले का एक पहिया मिला है मेहरगढ़ से। जब हमारी संस्कृति इतनी ज्यादा विकसित थी सर, तो क्यों ऐसा हुआ कि ये सारी चीजें हम हमेशा सिरे से नकार देते हैं? सेकुलरिज्म के चलते भारतीय इतिहास को धार्मिक विषय बना करके उसको एक किनारे रख दिया गया। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि जो जातिवाद है वो इस देश के लिए कैंसर है। अगर भारत इस माइंडसेट से निकल गया तो विश्व में कोई शक्ति भारत को नहीं रोक सकती। हम सबने बचपन से एक गाना सुना है मनोज कुमार जी का, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया में तब गिनती आई। तो क्या जीरो ही हमारा एकमात्र खोज थी? क्या इसके अलावा कोई खोज हमने नहीं की? क्या जीरो वाकई आर्यभट्ट ने ही खोज की थी या इसके पीछे भी कोई पेच है? सिंधु घाटी सभ्यता के बाद क्या कोई सभ्यता ही नहीं आई 1000 साल तक? क्या रामायण और महाभारत वाकई में माइथोलॉजी है या उसके कोई और प्रमाण मिलते हैं? 10,000 साल तक कितनी खोजें हुई हैं हमारे पास, हमारे भारत में? इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पवन विजय, जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और बेस्ट सेलर रही हैं। उनकी अभी की जो किताब है जीरो, वो यही बताती है कि इन 10,000 सालों में हमने क्या क्या खोज की, आज तक भारतीयों ने क्या क्या खोज की जो शायद किसी को पता भी नहीं है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या क्या था हमारी हिस्ट्री में जो हमने खोज की, क्या चीजें थी जो आई, क्या क्या है जो अभी तक भी छुपा हुआ है और स्कूलों में शायद आपकी किताबों में कहीं पढ़ाया नहीं जाता है। क्या है इन सबके पीछे, आइए जानते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। फिर से धन्यवाद। धन्यवाद हम लोगों ने यहाँ पहले पर भी बुलाने के पॉडकास्ट लिए। किया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हिस्ट्री पे ही हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं, आपकी स्पेशलिटी भी वही है। आज हम लोग जिस चीज पे चर्चा करने जा रहे हैं सर, सबसे पहले अगर हम इन सारी चीजों की शुरुआत करेंगे तो एक बहुत ज्यादा मिथ कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, एक सवाल रहता है जनता के मन में कि महाभारत और रामायण माइथोलॉजी है। अगर हम वेस्ट के हिस्टोरियंस की बात करें तो वो लोग यही बोलते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक माइथोलॉजी है, इसको सिर्फ मेटाफर्स से हमने बहुत ज़्यादा एग्जिजरेट कर दिया है और इसके पीछे कोई प्रमाण नहीं मिलता है। क्या वाकई में ऐसा है? बिल्कुल नहीं। उनके कहने से क्या होता है, दरअसल क्या है कि एक माइंडसेट है, उसका नाम है कॉलोनियल माइंडसेट। कॉलोनियल माइंडसेट्स के सहारे दुनिया को कंट्रोल करना बड़ा आसान हो जाता है। जब भी कोई किसी समाज को कंट्रोल करने के लिए जाता है तो वो ये बताता है कि उस समाज का कोई इतिहास नहीं है, उस समाज में जो विज्ञान है, शिक्षा है, तकनीकी है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। मैकाले ने कहा कि जो भारतीय ज्ञान है उसको हम एक अलमारी के एक रैक में रख सकते हैं। तो ऐसा करके उसने भारतीयों में हीन भावना भरने की कोशिश की और उसकी जो ये कोशिश थी वो काफ़ी हद तक सफल रही। बहुत सारे लोगों ने कहा कि भारत का जो उद्धार है वो विदेशी भाषा के माध्यम से हो सकता है। भारत का जो उद्धार है वो जो विदेश में जो आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो वैज्ञानिक और तकनीकी विस्तार हुआ है उसको अपनाने से हो सकता है। भारत में एक सुई नहीं बनती, भारत में ये सपेरों का देश है, भारत जादूगरों का देश है, भारत में कोई तकनीकी व्यवस्था का कोई अस्तित्व नहीं है। तो जब भारत देश आज़ाद हुआ है स्वतंत्रता के बाद, ये जो परंपरा है वो कायम रही। देश का बदकिस्मती ये रही कि ये परंपरा अकादमिक जो एक्टिविटी है उसके माध्यम से इसको स्थापित करने की कोशिश की गई। ऐसा क्यों? ताकि जो वैकल्पिक विषय हैं
वैकल्पिक विषयों में जो आप बता रहे हो कि महाभारत और रामायण काल्पनिक हैं और इनका कोई अस्तित्व नहीं है और ये केवल मनगढ़ंत कुछ कहानियाँ हैं जो भारतीय जनमानस में प्रचलित हैं, तो इस तरीके की चीज़ें बदकिस्मती से अकादमिक जगत में इसको स्थापित कर दिया गया। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, भारत का अर्थ होता है वह जगह जहाँ पर लगातार ज्ञान की रोशनी बनी रहती है। तो हम उस देश के निवासी हैं जिसकी परंपरा में यह कहा जाता है तमसो मा ज्योतिर्गमय। जी। तो अंधकार कितना भी घना हो, लेकिन रोशनी की जो एक किरण है वो उस अंधकार को ख़त्म कर देती है। तो आपने जो अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि वो फिल्म आई थी ज़ीरो दिया मेरे भारत ने, तो जब मैं इस पर काम करने लगा, मैंने इस पर गौर किया कि जो ज़ीरो है हम वहीं से शुरुआत करते हैं। अगर ज़ीरो ना होता तो क्या होता? लगभग 50% जो खोजें हैं, जो आविष्कार किए गए, ख़ास तौर से कंप्यूटर के क्षेत्र में, अगर भारत ने ज़ीरो दिया वो तभी संभव हो पाए। नहीं, वो ठीक है, लेकिन जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, अगर क्योंकि वेस्ट इसलिए दावे करता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। अभी हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, मैं ज़ीरो पे भी आऊँगी सर। अभी हम लोग महाभारत और रामायण की बात कर रहे हैं। जब अगर वाक़ई में महाभारत कुरुक्षेत्र में हुआ था, या हम ये कह देते हैं कि जो हमारे अस्त्र-शस्त्र थे उस टाइम पे, जिसको हम ब्रह्मास्त्र कहते थे, वो परमाणु बम था, या ऐसी सारी बहुत सारी बातें आती हैं। तो उनका कहना ये है कि क्यों फिर उसके हमें अवशेष नहीं मिलते हैं? ऐसी पूरी जगहों पे जब इतने सालों तक युद्ध चला, 1000 सालों तक युद्ध चला, और उसके बाद में भी हमें वहाँ पे आज अगर इतना कुछ था, हम इतने डेवलप्ड थे कि हमारे पास विमान थे, हम पुष्प यान में आया करते थे और ये सारी चीज़ें होती थी, तो उसके सबूत क्यों नहीं मिलते? क्या उस टाइम पे वो बिना पेट्रोल के चला करते थे? किस तरीके से चला करते थे? क्या टेक्नोलॉजी थी? देखिए, अगर कोई चीज़ आप कहती हैं नहीं है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो अस्तित्व में नहीं है। इसका ये मतलब है कि हमने पर्याप्त मात्रा में शोध नहीं किया, हमने पर्याप्त मात्रा में उसे खोजा नहीं। जब महाभारत की बात आती है, मैं सीधे विषय पर आता हूँ कि लोग कहते हैं कि महाभारत की डेट क्या है? मैं एक रोमिला थापर की मैंने किताब पढ़ी जिसमें उन्होंने महाभारत को लगभग 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात बताई कि उसमें कुछ आपस में 2 लोग थे, 2 समूह थे, उन्होंने आपस में लड़ाई की और उसको महाभारत का नाम दिया गया। देखिए, जो इतिहास है, इतिहास में 2 विषय हैं, एक घटना और दूसरा उसका जो कालानुक्रम है, यानी उसकी क्रोनोलॉजी। दोनों को जब हम ढंग से अलाइन करते हैं तो हमको सच्चाई का पता चलता है। लेकिन जब हम उसमें एजेंडा घुसा करके और इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं तो आप कुछ भी कहने सुनने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं महाभारत पर आता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता कुछ और नहीं थी, यह महाभारत के बाद का भारत है। और केवल सिंधु घाटी सभ्यता ही नहीं, भारत में जब हम प्राचीन सभ्यताओं की बात करते हैं तो हमें केवल इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाया गया, जबकि वहाँ बंगाल में पांडु राजा ढिबी की जो सभ्यता है, यहाँ नर्मदा घाटी सभ्यता एरण में, उधर अतिराम पक्कम जो तमिलनाडु है की झाड़ी जो जगह है ना, वहाँ पर त्रिवल्लर का जिला है। तो पूरे भारत में सभ्यताएं फली फूली, लेकिन चूंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारे एजेंडा के अनुकूल था। आपको ये जान करके बहुत हंसी आएगी कि कुछ लोग अब इसको बौद्ध सभ्यता कहने लगे हैं, जबकि भगवान बुद्ध 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में हुए थे, 4वीं-5वीं शताब्दी के आसपास उनका कार्यकाल था, लेकिन अब उसको वो बौद्ध सभ्यता कहने लगे हैं। तो जो ये नैरेटिव बनाए जा रहे हैं, नैरेटिव इसलिए बनाए जा रहे हैं कि जो भारतीय संस्कृति की ताकत है उसको किसी तरीके से डिसमेंटल किया जाए। जो भारतीय परंपरा 10,000 साल से सदा नीरा की तरह प्रवाहित होती जा रही है, उसको किसी तरीके से रोका जाए। भारतीय जो मेधा है, जिसने वैश्विक सभ्यता का निर्माण किया, उसे किसी तरीके से छिन्न भिन्न किया जाए। मैं फिर से महाभारत पर आता हूँ। जब महाभारत के डेट की बात होती है कि महाभारत हुआ कब, तो उसमें मैं आपसे लगभग 3 ऐसे प्रमाण हैं
जिन पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। एक वंश हुआ था चालुक्य वंश जी। उसके राजा हुए प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय हर्ष के समय में थे, लगभग 634 ईस्वी के आसपास उनका राज्याभिषेक हुआ। तो उस राज्याभिषेक से संबंधित एक अभिलेख मिलता है, उसका नाम है एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख में जो तत्कालिक जो विद्वान था रवि कीर्ति, वो वहाँ पर लिखवाता है कि महाभारत के युद्ध के लगभग 3735 साल बाद पुलकेशिन द्वितीय का राज्याभिषेक होता है। प्रमाण नंबर 1, 3735 लगभग 3102 ईसा पूर्व की बात है, अकॉर्डिंग टू रवि कीर्ति। रवि कीर्ति जो बताता है तो उसके हिसाब से जो महाभारत का समय है वो आज से लगभग 5000 साल पहले निश्चित होता है। ठीक है। प्रमाण नंबर 2, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट अपने जन्म के बारे में बात करते हैं। आर्यभट्टी में वो लिखते हैं, श्लोक लिखते हैं। उसके मुताबिक जो ये महाभारत का समय होता है वो भी 3102 के आसपास ठहरता है। ठीक है। और तीसरा, जो खगोलीय प्रमाण मिलते हैं, तो उन खगोलीय प्रमाणों के आधार पर भी जो उस समय ग्रहों की गतियां, उस समय जो खगोलीय घटनाएं थी, उनके आधार पर भी जब हम शोध करते हैं तो हमको महाभारत की जो तिथि है वो लगभग 3100 यानी 3000 के आसपास का मिलता है। ठीक है। तो ये जो महाभारत है ये काल्पनिक नहीं है। महाभारत का जो युद्ध हुआ है ये कोई मिथ नहीं है, इसके अपने प्रमाण हैं। अब प्रमाण आप अगर अभिलेखों में नहीं खोजेंगे, अभी प्रतापगढ़ के आसपास एक जगह है अजगरा, तो अजगरा में एक बलुआ पत्थर मिला है जिसपे पांडवों के नाम लिखे हैं, 5 पांडवों के नाम लिखे हैं। गाथा बोली में 5 पांडवों के नाम लिखे हैं। और यह है मतलब आज से लगभग 22-24 साल पहले की बात। पांडवों को इसमें नाम लिखे हैं। नहुष से युधिष्ठिर का संवाद जो है उस पत्थर में अंकित है। तो जो नहुष की बात कर रहा है पत्थर, तो क्या वो महाभारत के बारे में झूठ बोलेगा कि वो जो है काल्पनिक कथा है? बिल्कुल नहीं। दरअसल सवाल इस बात का है कि आपने उन अभिलेखों की खोज की कि नहीं की, उन अभिलेखों को पढ़ा कि नहीं पढ़ा, उन अभिलेखों के आधार पर आपने निष्कर्ष निकाले कि नहीं निकाले, या आपने अपने मन से सारा का सारा कुछ लिख दिया। जब हमारी संस्कृति इतनी ज़्यादा विकसित थी सर, तो क्यों ऐसा हुआ कि ये सारी चीज़ें हम हमेशा सिरे से नकार देते हैं? ये भी कहा जाता है कि अगर हम प्लेनेटेरियम इफेक्ट की बात करते हैं तो आज से 5000 साल पहले का भी हम आज बैठ के नक्षत्र और इन सब चीज़ों की गणना कर सकते हैं, आज से 2000 साल बाद की भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को वो लोग बिल्कुल सिरे से नकार देते हैं। क्यों ऐसा है कि इतना ज़्यादा नकारा जाता है और उसके अगेंस्ट में प्रूफ नहीं आ पाते हैं हमारे पास? और क्यों ऐसा है, अगर हम आपकी बात पे भी आते हैं, तो क्यों नहीं पढ़ाया गया इतने साल? जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, उसके बाद आपने ये भी कहा कि उसके बाद भी सभ्यताएं आई लेकिन उनके बारे में पढ़ाया नहीं गया, इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है, तो क्यों नहीं दर्ज ऐसे? अब ये तो उस समय के जो नीति निर्धारक थे उनसे पूछा जाना चाहिए कि ऐसा क्यों। मुझे लगता है कि इसका एक बहुत बड़ा कारण है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म के चलते भारतीय इतिहास को धार्मिक विषय बना करके उसको एक किनारे रख दिया गया। सेकुलरिज्म के चलते जो भारतीय साहित्य है उसको धार्मिक विषय बना करके उसको एक किनारे रख दिया गया, जबकि ऐसा है नहीं। भारत का जो अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, भारत की जो जीवन पद्धति है, उसको निर्धारित करने वाला धर्म है। और ये जो धर्म है ये कोई संगठन नहीं है, ये वे ऑफ लाइफ है। तो जैसा आपका वे ऑफ लाइफ होता है वैसे आप कपड़े पहनते हैं, जैसा आपका वे ऑफ लाइफ होता है वैसा आप भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसा आपका वे ऑफ लाइफ होता है वैसा आप ग्रामर यूज करते हैं। तो ये जो वे ऑफ लाइफ है, जब आप उसको एक तरफ रख देंगे तो आपके पास तो कुछ बचेगा नहीं। बिल्कुल। तो सेकुलरिज्म के नाम पर जो हमारी पौराणिक व्यवस्था है, जो हमारी प्राचीन व्यवस्था है, जो हमारी जीवन पद्धति है, उसको आपने एक किनारे रख दिया। किनारे रखने के बाद फिर क्या, आप कौन सी जीवन पद्धति का इस्तेमाल करेंगे? उसको आपके पास कौन सी आचरण की व्यवस्था होगी? जो वो लोग बोलेंगे जो सेकुलरिज्म लेकर के आए। तो मुझे ऐसा लगता है कि सेकुलरिज्म एक ऐसी घटना रही भारत के स्वतंत्रता के बाद, जो भारत का इतिहास लिखा जाएगा
कि उससे इस देश के ज्ञान को, इस देश के विज्ञान को, इस देश की तकनीकी को, इस देश की संस्कृति को, इस देश के साहित्य को जितना आघात पहुंचा, मुझे लगता है कि इस पर भी एक रिसर्च होना चाहिए। अच्छा, चलिए मान लेते हैं कि आप स्वतंत्रता के बाद की बात कर रहे हैं, 100 साल ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हम इस पूरे पीरियड को ऑन एन एवरेज लेके चलते हैं, 100 साल से पहले के लोगों ने क्यों नहीं दर्ज की ये सारी चीज़ें? जब हम इन इतिहास को, इन सारी चीज़ों को 10,000 साल पुराना और इतना पुराना बताते हैं, तो वो देखिए क्यों दर्ज नहीं हुए मिलता? हैं, नहीं दर्ज हुए हैं, उनका वो लोक में उनको व्यापित नहीं होने दिया गया। दर्ज क्यों नहीं हुए हैं? अगस्त संहिता में बैटरी बनाने की विधि का वर्णन है। डॉक्टर कोकटनूर ने इसका प्रयोग भी किया, और जो मित्र वरुण ऊर्जा है उसके सहारे उन्होंने जो डैनियल सेल आज का है ना, उसके इक्विवेलेंट उन्होंने बैटरी बना करके दिखाया। 7 अगस्त 1990 को नागपुर का एक स्वदेशी संस्थान है, स्वदेशी वैज्ञानिक संस्थान है, तो वहाँ पर जो अगस्त संहिता में जिस तरीके से बैटरी बनाने की विधि है, उसी तरीके से वहाँ पर बैटरी बनाई गई और उससे 1.13 वोल्ट की हमको धारा भी मिली, करंट भी हमको मिला। तो ये चीज़ें क्या हैं कि ऐसा माहौल नहीं बना कि हम उस पर कोई चर्चा करें। ऐसा जो है किसी के अंदर उतना साहस नहीं हुआ। अब वो ऐसा क्यों नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो चीज़ें अभी आप विमान की बात कर रही हैं, सम्रांगण सूत्रधार है, भोज, महाराजा भोज की पुस्तक है। तो सम्रांगण सूत्रधार में विमानों के बारे में दिया गया है। सम्रांगण सूत्रधार में जो आपके रोबोटिक्स जो साइंस है उसके बारे में, यंत्र मानवों के बारे में दिया गया है। लेकिन इन सब की चर्चा, इन सब पर रिसर्च, भाई कोई भी चीज़ हमारे पास एक हाइपोथेसिस के रूप में आती है। जब हम साइंटिफिक इन्वेंशन की बात करते हैं, वैज्ञानिक खोज की बात करते हैं, तो वैज्ञानिक तरीके से कोई खोज होती है तो उस तरीके का पहला जो चरण होता है वो होता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस प्रॉक्सी जनरलाइजेशन विच में बी राइट और रॉन्ग, ठीक है। लेकिन हाइपोथेसिस को ही जो इतिहासकार हैं वो जनरलाइजेशन बना लेते हैं कि ये भाई हाइपोथेसिस सही है, बीच का सारा स्टेप गायब कर देते हैं। अगर किसी किताब में ये लिखा गया है कि भाई इस माध्यम से हम काम करेंगे तो हमको इससे ये ऊर्जा मिलेगी, इससे ये बैटरी बन रही है, आपने खारिज कर दिया कि नहीं ये तो बेकार है। क्यों? क्योंकि ये 4,000 साल 5,000 साल पुरानी बात है, उस समय अगस्त ऋषि जैसा कोई हुआ ही नहीं। आपको कैसे पता कि नहीं हुआ? आपने उसका एक्सपेरिमेंट किया ना? नहीं किया। आपने ऐसे ही आपने मतलब उसको झूठ बता दिया बिना प्रयोग किए हुए। मैं फिर कह रहा हूं कि 7 अगस्त 1990 आप जाकर के देख लीजिए, प्रयोग हुआ और जो अगस्त संहिता में बैटरी बनाने की विधि थी उसके माध्यम से बैटरी बनाई गई। उसमें कुछ एम्पियर, शायद 23 एम्पियर की जो करंट है या 1.3 वोल्ट का जो है करंट है वो आया, हमको मिला। तो ऐसे ही सम्रांगण सूत्रधार में जो विधियां दी गई हैं उनके माध्यम से अगर हम काम करते हैं तो क्या वो रिजल्ट हमको मिला? मैं आपसे पूछूं क्या किसी ने इस पर किया? किसी के पास जवाब नहीं होगा। तो हम बिना जो है प्रयोग के, बिना शोध के कैसे हम उस बात को खारिज कर देते हैं? लेकिन इसकी वजह एक कहीं ना कहीं ये भी तो हो सकती है सर कि हमने अपनी चीज़ों को बाहर आने नहीं दिया, कुछ एक सेलेक्टिव लोगों के पास ही रखा कि क्योंकि उस टाइम पे जहाँ तक मैंने पढ़ा है या जाना है कि वर्बल होती थी चीज़ें, ज्ञान का जो माध्यम होता था वो वर्बल होता था, हम उसे नोट नहीं करते थे उन सारी चीज़ों को, उन सारी चीज़ों को नोट किया गया बाद में। तो क्या इसका वजह ये भी था कि हमने सिर्फ इसको वर्बल रखा, लोगों तक पहुंचाया नहीं, या एक सेलेक्टिव लोगों के ग्रुप तक ही इन सारी चीज़ों को पहुंचाया, हमने ज्ञान को कहीं बंद करके रख दिया? बहुत बात आती है कि नालंदा का विश्वविद्यालय जल गया तो हमारा आधा ज्ञान खत्म हो गया। तो क्यों खत्म हो गया? क्या उन लोगों को पता नहीं था जो आगे बता पाते? देखिए भारत में एक व्यवस्था है, वो व्यवस्था ये है कि ज्ञान हमेशा जो योग्य है उसके पास होना चाहिए। ज्ञान हमेशा पात्र को देना चाहिए। अगर सुपात्र है तो ज्ञान का प्रयोग अच्छे काम में करेगा, अगर कुपात्र है तो ज्ञान का प्रयोग वो डिस्ट्रक्शन में करेगा। तो मुझे लगता है कि इसकी खोज में ही बहुत सारी पीढ़ियां गलखप गई कि सुपात्र कौन है, कुपात्र कौन है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमने अपने ज्ञान को एक लगभग 8वीं-9वीं शताब्दी के बाद, खासतौर से अगर हम बात करें तो भास्कराचार्य द्वितीय के बाद, हमने अपने ज्ञान को अपडेट नहीं किया। और हमारे
जो ज्ञान में मतलब एक तरीके का गजनवी के बाद मिलावट आने लगी। गजनवी के साथ एक उसका आया था मंत्री अलबर्नी, वो भी काफ़ी विद्वान व्यक्ति था। तो अलबर्नी ने गजनवी से कहा कि अगर तुमको भारत पर शासन करना है तो यहाँ के ज्ञान में मिलावट करो। तो जब मिलावट होने लगी तो लोग मिलावट को सच मानने लगे, और मिलावट को सच मानने लगे, समाज में अंधविश्वास आने लगा। अंधविश्वास का फ़ायदा उठाकर कुछ लोगों ने समाज को नियंत्रित करने का प्रयास किया, तो समाज में कमी आई, समाज जड़ता की तरफ जाने लगा और लोग जड़ता को ही धर्म मानने लगे। तो ये एक बड़ा कारण रहा कि हम लोग अपने ज्ञान को अपडेट नहीं कर पाए। अन्यथा भास्कराचार्य द्वितीय ने एक पहिया बनाया था जिसको भास्कर चक्र बोलते हैं। भास्कर चक्र विश्व में ऐसा चक्र था जो मैनुअल ड्राइव के बिना जो चलता था, वो मैकेनिकल ड्राइव था, है ना, बिना मनुष्य की शक्ति के या पशु की शक्ति के। उसमें तो या तो मानव शक्ति या तो पशु शक्ति ऊर्जा का स्रोत था, लेकिन बिना मनुष्य बिना पशु की शक्ति के जो चलने में सफल था। तो हालांकि वो सब एक आइडिया, एक विचार के तौर पर उस समाज में कुछ लोगों के पास थे, लेकिन उस पर काम आगे बढ़ा नहीं। तो जिन्होंने काम को आगे बढ़ाया, न्यूटन हो चाहे गैलीलियो हो, इन सब के नाम से सारी खोजें जानी गई। जी, न्यूटन की बात आती है, आपकी किताब मैंने पढ़ी, उसमें एक चैप्टर आपका है गुरुत्वाकर्षण बल। उसको भी आप कहते हैं भारत में खोजा गया। हमने बचपन से सिर्फ ये पढ़ा है कि न्यूटन के सर पे जब एप्पल गिरा तो पता चला कि हाँ, गुरुत्वाकर्षण नाम की कोई चीज होती है। नहीं, गुरुत्वाकर्षण की जो खोज है वो ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य के जो है कार्यों में हमको देखने को मिलती है। भास्कराचार्य की जो किताब है गोलाध्याय, तो उसमें गुरुत्वाकर्षण का स्पष्ट रूप से वर्णन है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि जो भारत के बाहर के जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है और उनके काम के प्रति जो कृतज्ञता है वो पूरे मानव जाति को होनी चाहिए। लेकिन न्यूटन भी ये मानते हैं कि जो ख़ास तौर से गणित के क्षेत्र में जो भारत ने प्राथमिक तौर पर जो ज्ञान दिया, वो अगर न मिला होता तो ये सब चाहे लिबनिज हो, चाहे कैलकुलस हो, चाहे मतलब जो भी बाद में जाकर के जो खोजें हुई तो वो संभव नहीं हो सकती थी। वॉल्टेयर एक विद्वान था, दार्शनिक था, और जो फ्रांस की क्रांति है उसी के विचारों के आधार पर हुई है। आज हमारे देश में जो संविधान है तो उसमें हम स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की जो बात देखते हैं तो वॉल्टेयर की बदौलत है। वॉल्टेयर लिखता है कि अगर पाइथागोरस जो हाँ, जो बहुत ही प्रकांड मैथमेटिशियन था, वो समोस से चल करके गंगा के मैदानों में न आता और वहाँ पर गंगा के मैदानों में जो ऋषि हैं उनके पास बैठ करके ज्ञान न लेता, तो जो रेस्ट यूरोप है ना, रेस्ट वर्ल्ड है ना, वो अंधकार में ही रहता है। सारा खगोल, मेटाफिजिक्स, है ना, तत्व ज्ञान, ये सब तत्व मीमांसा, ये सब गंगा के मैदानों से यूरोप में आया। ये वॉल्टेयर लिखता है। ऐसा क्यों है सर कि जब बाहर वाले आके हमारे ग्रंथों की बात करते हैं तो हम बड़ी वाहवाही करते हैं, अगर वो लोग नहीं कर रहे हैं तो हम महाभारत को, रामायण को हम सीधे सिरे से नकार देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अगर बाहर वाले आके बोलते हैं तो हमें बड़ा प्राउड फील होता है, लेकिन अगर हम वही चीज़ यहाँ बोलें तो किसी को नहीं समझ में आता है कि हाँ, अगर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं या अगर हम एक तरीके से मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे बेहतर काम करता है हमारा गीता। बाहर वालों ने भी कहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने कहा। तो हम क्यों अपनी ही चीजों को नकारने में लगे रहते हैं? माइंडसेट हो गया है ना। मैंने फिर कहा कि इस माइंडसेट से निकलने की बहुत ज़रूरत है। अगर भारत इस माइंडसेट से निकल गया तो विश्व में कोई शक्ति भारत को नहीं रोक सकती। हम खुद गुलाम, एक मानसिकता होती है, उस मानसिकता में जीना पसंद करते हैं। एक्चुअली में ये मानसिकता हमारा कंफर्ट जोन बन गई है। जब इस मानसिकता से निकलेंगे तो हमको कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। हम प्रयास नहीं करना चाहते हैं। जो गुलामी है ना, वो आपकी सफलता की क्रेडिट खा जाती है। जो विश्व में 3 डायमेंशन पर काम हुआ जिसने इस पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। एक डायमेंशन है जो आईसीटी में काम हुआ, दूसरा है जो परमाणुकी में जो काम हुआ, तीसरा है जो जेनेटिक्स में काम हुआ। तो तीनों के जो पायनियर साइंटिस्ट हैं, जब आप उठा करके देखते हैं तो जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है, इसको खोजा जगदीश चंद्र
बसु ने। उन्होंने 1899 में इस चीज़ को प्रूव किया। इनफैक्ट 1894 से लेकर के 99 तक उन्होंने जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है उसको वेल एस्टैब्लिश कर दिया, लेकिन उन्होंने इसका पेटेंट नहीं करवाया। उन्होंने कहा कि जो ये खोज है ये मानव के कल्याण के लिए है, समूची मानव जाति के लिए है। तो आदर्श का इतना ऊंचा स्तर, लेकिन जैसे ही मार्कोनी के हाथ में आया 1901 में उसने इसका पेटेंट करवा लिया और उसको नोबेल प्राइज़ मिल गया। तो ये जो चीज़ है ना? अगर हम गुलाम न हुए होते तो शायद हम उसका पेटेंट कराते। क्वांटम फिजिक्स है, सत्येंद्र नाथ बोस ने इस पर बहुत काम किया और उसका मतलब ये पायनियर है, लेकिन उसकी चर्चा हम लोगों ने कभी साइंस पढ़ते हुए नहीं की। हरगोविंद खुराना, जिन्होंने जेनेटिक कोड पर इतना काम किया, वाटसन एंड क्रिक के बाद सबसे बड़ा काम था, तो भारत ने कभी क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की। चलिए, हम इन सारी चीज़ों का ब्लेम डाल देते हैं कि हम लोग गुलाम हो गए और ये वाली मानसिकता आ गई और इस वजह से हमारी चीज़ें बाहर नहीं आई। लेकिन आज़ादी के इतने सालों बाद भी हम क्यों फिर वापस से अपने एजुकेशन सिस्टम पे काम नहीं कर पाए? हम क्यों फिर इन सारी चीज़ों को अपना, जैसे कहते हैं कि हम अपना प्राउड फील करने वाली चीज़ या एजुकेशन सिस्टम में इन सारी चीज़ों को, क्योंकि पता तो तभी चलेगा सर ना जब ये आएंगी चीज़ें। छुपी हुई चीज़ें तो कभी किसी को पता नहीं चलनी है। तो क्यों ऐसा नहीं है? अब हम यही तो ठीकरा नहीं फोड़े जा सकते कि भैया 100 साल पहले हम वो हो गए थे, 200 साल पहले गुलाम हो गए और गुलामी की मानसिकता से हम आज तक नहीं उबर पाए। चीज़ें अब तो हम स्वतंत्र हैं, वी आर ग्रोइंग कंट्री, अब क्यों नहीं हो रही हैं चीज़ें कि नहीं अब इन सारी चीज़ों पे हो रही हैं, धीरे धीरे हो रही हैं। अभी जो सिलेबस बनाए जा रहे हैं तो उसमें अलग से इंडियन नॉलेज सिस्टम डाला जा रहा है, जिसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हम लोग क्या थे और क्या क्या हमारे पास था। लेकिन देखिए, जो आज की जनरेशन है वो ये सवाल पूछती है कि भाई हम इतने महान थे तो हम आज क्या हैं? हम आज भी जो काम कर रहे हैं ना वो भी जनरेशन को पता नहीं है। जो भी नॉइज़ कैंसलेशन थ्योरी आई है ना? उसको एक इंडियन ने डेवलप किया। जो आपका स्पीच रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है उसको एक इंडियन ने डेवलप किया। तो ऐसे नियोनाटाल जिसके माध्यम से करोड़ों बच्चों को बचाया जा रहा है वो इंडियन का ही काम है। जो आपका यूएसबी है वो इंडियन का ही काम है ना? जो आपका यूपीआई है वो भारत की ही देन है, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे जो आविष्कार हैं वो भारत की तरफ से पूरी दुनिया को दिए गए हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ उन पर चर्चा नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि जो पॉलिटिकल इंसिडेंट्स हैं उनका शोर इतना ज़्यादा होता है कि उसमें वैज्ञानिक और तकनीकी जो खोजें हैं, जो चर्चा है वो कहीं दब जाती हैं। आप देखिए कि कोई भी शिक्षक जो विज्ञान पढ़ाता हो या कोई भी शिक्षक जो साहित्य का जो है अध्ययन करता हो, कोई भी शिक्षक जो सांस्कृतिक घटनाओं का निर्वचन करता है, जब वो सड़क पर जाता है तो लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन वहीं कहीं कोई छोटा-मोटा अगर इन्फ्लुएंसर भी चला जाता है, कोई डांस करने वाला, कोई गाने वाला, कोई एक्टिंग करने वाला छोटा-मोटा भी जब जाता है तो लोग उसकी तरफ भागते हैं। तो ये एक मानसिकता है जो ये दर्शाती है कि ज्ञान के प्रति हमारा जो आकलन है हम कैसे कर रहे हैं। तो जिस दिन भारत में किसी वैज्ञानिक के हस्ताक्षर को लेने के लिए, किसी शिक्षक के हस्ताक्षर को लेने के लिए लोगों की भीड़ जुटने लगेगी, उसी दिन ये नैरेटिव जो है ध्वस्त हो जाएगा। ये सेम चीज़ मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में भी पूछी थी सर, फिर पूछ रही हूँ कि क्या ये जो हमारी सोशल मीडिया, जो हमने इन्फ्लुएंसर की बात की, जब इन्फ्लुएंसर की बात आई है, क्यों हम उनको अपना इन्फ्लुएंसर्स बना रहे हैं जो कहीं से भी इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं, आपकी संस्कृति, आपकी चीज़ों को एटलीस्ट एड ऑन करें। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ठीक है हम इवोक हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं तो चीज़ें और बढ़ रही हैं, अलग अलग जनरेशन आ रही है, उनकी अलग अलग चीज़ें, बट स्टिल ज्ञान को तो पीछे नहीं छोड़ सकते ना, सिर्फ नाच गाना या इन सारी चीज़ों के पीछे आप कीजिए, लेकिन एक रेगुलेशन। जब मैं जापान या चाइना का पढ़ती हूँ सोशल मीडिया एल्गोरिदम या ये सारी चीज़ें, वो लोग उसको पुश करते हैं जहाँ पर ज्ञान की बातें होती हैं, जहाँ बच्चे खोज की बातें करते हैं, जहाँ पे कुछ अच्छा हो रहा होता है। लेकिन हम क्यों आज तक भी, जब हम ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हम डेवलप्ड हैं, हमारे यहाँ पे कोई ऐसा अपना खुद का ऐप क्यों नहीं आया सोशल मीडिया जहाँ पे हम रेगुलेट कर पाए? अगर हम इसकी बात करें, जहाँ तक मैं समझती हूँ, अपनी बात अगर करूँ, तो ये यूएस कंट्रोल्ड जितने भी ऐप्स हैं, वो नहीं चाहेगा कि आपका यूथ कभी आगे जाए, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं।
तो वो उसी चीज को पुश करता है जहां पे सिर्फ और सिर्फ बच्चे गर्त में जा रहे हैं। आप अगर आज इंस्टाग्राम खोल के देखते हैं ना सर, सॉफ्ट पॉर्न आ गया है इंस्टाग्राम पे, बहुत ही सटल वे में वो लोग चीजों को बर्बाद कर रहे हैं। तो क्यों ऐसा नहीं है कि हम उस पर रेगुलेट कर पाए, हम अपना खुद का कुछ लेके आ पाए, या एटलीस्ट ये जो चीजें आ रही हैं देश की तरफ से, सरकार की तरफ से, इस पे कोई ना कोई रेगुलेशन तो होना चाहिए कि हमारी कंट्री में ये चीज तुम नहीं दिखा सकते हो। अगर ये चीजें नहीं आएंगी तो कभी भी इनकी बात नहीं होगी सर। जब देखिए मुझे 5 दिन काम करके, सिर्फ सोशल मीडिया पे डांस करके या जो करके मेरे को अगर पैसा मिल रहा है, अल्टीमेट मुद्दा आज के डेट में किसी का भी है, वो पैसा है। जब मुझे ये करके पैसा मिल रहा है, मैं क्यों ज्ञान की तरफ भागूंगा? आप सोचिए, आज की डेट में जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, गेम खेल रहे हैं, गेम खेल के उनको पैसा मिल रहा है, और पैसे से वो क्या क्या नहीं कर रहे हैं, जो एक लेविश लाइफ होती है वो जी रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बट द थिंग इज कि क्यों ऐसा नहीं है कि हम अपने ज्ञान की तरफ भी काम करें? क्या हम ऐसा नहीं है कि हम और अपने बच्चों को गर्त में धकेलते जा रहे हैं? बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी 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 ये रीसेंट इंसिडेंट जो हुआ, ये कॉकरोच आंदोलन और दुनिया जहान जो चीजें हुई, इसके बीच में भी हमने एक प्राइवेट हमने लॉन्च किया, प्राइवेट कंपनी ने लॉन्च किया था अभी चीज़ों को, बहुत सारी डेवलपमेंट हुई थी, उसकी बात कहीं नहीं आई। ये चीज़ हाइप हो गई और गालियां और दुनिया जहान इन सब पे मीम्स, रील्स, सब चीज़ें बन रही हैं, लेकिन ये नहीं हो रहा है। क्यों रेगुलेशन नहीं है? निश्चित रूप से विक्रम वन लॉन्च हुआ जी, तो उसकी चर्चा नहीं हुई, और रील्स की चर्चा और रील्स पर जो अब्यूजेस किए गए उसकी चर्चा बहुत हुई। और मुझे लगता है कि गालियों की भी अपनी एक इंडस्ट्री बन गई है कि जितनी गालियाँ मिलेंगी उतने हिट आएंगे। तो सरकार को इस मामले में कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। सरकार को क्या, समाज को करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो हमने बात की सर, गुलामी मानसिकता, हम्म, उस गुलामी मानसिकता पे जब तक एक कड़ा डंडा नहीं पड़ता है, तब तक वो मानसिकता नहीं सुधरेगी। वो मानसिकता हमारी वाकई में चली आ रही है कि हमें चाहिए ऊपर। आप एक नॉर्मल सी चीज देखिए, मैं रास्ते में आती हूँ, सीट बेल्ट लगाना हमारा खुद का एक मॉरल काम है, ठीक है, हेलमेट लगाना मॉरल काम है, लेकिन हम क्यों लगाते हैं? वो ठुल्ला खड़ा है, पुलिस वालों को ठुल्ला बोला जाता है आज की डेट में, कि वो रेड लाइट पे खड़ा है बंदा, ट्रैफिक पुलिस, और वो पकड़ लेगा, चालान कर देगा, इसलिए हम बेल्ट लगाते हैं, इसलिए हम हेलमेट लगाते हैं। क्या वो हमारी सेफ्टी के लिए नहीं है? एक कॉन्शियस जब तक नहीं जागेगा तब तक हम कहाँ से कर पाएंगे? लेकिन वो कॉन्शियस भी नहीं जागता है सर अभी लोगों मैं में। कांग्रेस के एक नेता हैं, तो उनका मैं बयान सुन रहा था। उन्होंने कहा कि चाइना आर्टिफिशियल सन बना रहा है, और भारत के जो राजनेता हैं, भारत की जो सत्ता है, वो बच्चों पर एफआईआर करा रही है। तो वो चाइना को मॉडल मान रहे हैं टेक्नोलॉजी में। तो टेक्नोलॉजी में चाइना अगर मॉडल है तो वो डिसिप्लिन में भी मॉडल है। बिल्कुल है। अगर आप जो उसके प्रधानमंत्री हैं, जो उसके राष्ट्रपति हैं, उनको अब्यूज़ करते हैं तो आपको 3 साल की सज़ा हो जाती है, ठीक है। आप सड़क पर गंदगी फैलाते हैं, आपको सज़ा हो जाती है। आप कुछ भी ऐसा काम करते हैं जिससे अनुशासन टूटता है तो आपको सज़ा हो जाती हो है। जाती तो क्या वे ऐसे अनुशासन के पक्ष में हैं? दरअसल समस्या ना लोकतंत्र को लेकर के है। लोकतंत्र को लोग जो है बहुत ही हल्के में लेने लगे हैं, और जो मन में आया वो कहने, सुनने, दुनिया भर की सारी चीज़ें करते हैं। सरकार को निश्चित रूप से इस पर एक रेगुलेशन लाना चाहिए, लेकिन सरकार ये सोचती है कि अगर हम इनको रेगुलेट करेंगे तो हो सकता है कि हमको वोट न दें, तो अल्टीमेट मामला आकर के वोट पर टिक जाता है। तमाम लोग हैं जो, मैंने कहा ना कि सिंधु घाटी सभ्यता को बौद्ध सभ्यता घोषित करने की लोग बात कर रहे हैं, कुछ लोग कर चुके हैं, कुछ लोग फर्जी नैरेटिव बनाते हैं। तो वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो कुछ भी झूठ बोलने के लिए फ्री हैं। जब आप कोई बात कहें, योर स्टेटमेंट मस्ट बी एंडोर्स्ड बाय फैक्ट्स। तो अगर आपने फैक्ट नहीं दिए तो आपको उस पर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, है ना। जैसे अगर मैं बता रहा हूँ कि जो महाभारत की तिथि है, अगर मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं उस पर कुछ फैक्ट दे रहा हूँ, कुछ उसके प्रमाण दे रहा हूँ, है ना, उस पर चर्चा हो। और मेरी बात अंतिम नहीं है, ये ओपन है कि मैंने जो कह दिया वो अंतिम है, वो ओपन है, लोग अपने अपने प्रमाण लेकर के आए। मैं बता रहा हूँ ये प्रमाण यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। जीरो को लेकर के, शून्य को लेकर के एक और मिथ है हमारे बीच में कि इसकी खोज आर्यभट्ट ने की थी। अभी आपके पॉडकास्ट के बाद कुछ लोग कमेंट में आएंगे, देखिएगा कि ये तो जो है मतलब सनातन विरोधी बात कर रहा है, जीरो की खोज आर्यभट्ट ने नहीं की थी। आर्यभट्ट ने इसके डिफरेंट एप्लीकेशन बनाए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में
एक लाइब्रेरी है, बॉर्डलैंड लाइब्रेरी। उसमें लगभग 70 से 75 जो टीक लीव्स हैं वो रखी हैं, ताड़ के पत्ते जो मिले हैं बख्शाली से। उनको बख्शाली पांडुलिपि बोला जाता है, मैन्युस्क्रिप्ट बोला जाता है। उसमें शून्य के बारे में दिया गया है, उसमें शून्य का उल्लेख किया गया है, उसमें जो फ्रैक्शंस हैं उसका उल्लेख किया गया, उसमें अलजेब्रिक जो सम्स हैं उसका उल्लेख किया गया है। बख्शाली अभिलेख में शून्य को पहली बार लिखा गया है एक पॉइंट के रूप में, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ उसके पहले भी, आर्यभट्ट के पहले भी हम लोग जीरो का उपयोग कर रहे थे, उसके पहले भी जीरो का उपयोग कर रहे थे। जब हम स्वप्नवासव दत्ता की बात करते हैं, जब हम बहुत सारे ऐसे हमारे पास लिटरेचर हैं जिसमें शून्य का प्रयोग किया गया है। तो जब तक हम उसको पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, चर्चा नहीं करेंगे, तब तक जो है ना ये चीजें बाहर नहीं आएंगी। जब हम जिसकी चर्चा करते हैं वो चीजें बाहर आती हैं। तो इन सब चीजों की चर्चा करने के लिए ये किताब मैंने लिखी है। लेकिन इसको भी तो लोग बोल देते हैं सर कि वो तो सिर्फ जो हम पीछे की बात कर रहे हैं कि पीछे भी मिलता है, वो उसको ये बोल देते हैं लोग कि आध्यात्मिक दर्शन के लिए था। मैंने आपसे कहा कि जो ये सेकुलरिज्म है ये इस देश के लिए बहुत घातक है, क्योंकि सेकुलरिज्म को आधार बना करके जो हमारे पहले के जो काम हैं उनको धार्मिक विषय घोषित कर दिया गया और उनको एक किनारे रख दिया गया। तो जब तक हम इस सेकुलरिज्म से फ्री नहीं होंगे, जो भारतीय दर्शन है, जो भारतीय विज्ञान है, जो भारतीय साहित्य है, वो धार्मिक विषय है, खत्म। अरे भाई, भारतीय विज्ञान ही तो इस देश की आत्मा है। अगर आप उसको धर्म के नाम पर खत्म कर देंगे तो 1947 के बाद जो है, जो चीजें हुई उस पर आप चर्चा करेंगे, उस पर भी नहीं चर्चा होती है। मैंने कहा ना कि भारत ने यूएसबी बनाया, ईमेल शिवा अवैधराय ने बनाया, ठीक है। लोगों ने कहा कि नहीं ये मतलब उस पर भी डिस्प्यूट हो गया। जिस इंटरनेट ने पूरी दुनिया में क्रांति मचा दी, उसमें एक महत्वपूर्ण उसका हिस्सा होता है ऑप्टिकल फाइबर्स। उसको लाने का जो क्रेडिट है वो नरेंद्र सिंह कापनी को जाता है। कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि हमने उसकी चर्चा नहीं की। आप देखिए सोशल मीडिया किन तरीके की बातों के से भरा पटा है, क्या वहां पर चर्चा होती है। तो जब तक ये माइंडसेट नहीं बनेगा तब तक मुझे ऐसा लगता है कि लोग इस भ्रम के शिकार होते रहेंगे कि रामायण मिथक है, महाभारत मिथक है। संस्कृत भाषा को लेकर के कुछ मिथक इस समाज में फैला दिए गए हैं कि संस्कृत 7वीं 8वीं शताब्दी में आई। जो हमारे वैदिक देवता हैं वो पुष्यमित्र शुंग के बाद गढ़े गए, उनके नाम। एशिया माइनर एक जगह है टर्की के पास, टर्की में ही अब तो आता है। तो वहां पर एक अभिलेख मिला है जिसको खोजा था विंकलर ह्यूगो ने। बोगाज कोई एक जगह है तो उसके नाम से उस अभिलेख को बोगाज कोई अभिलेख कहा जाता है। टर्की में 2 कबीले रहते थे, उनके बीच में आपस में लड़ाई हुई। एक का नाम था हित्ती, एक का नाम था मितन्नी। मितन्नी के जो उस समय राजा थे उसका नाम पता है क्या था? दशरथ। और उस अभिलेख में जब संधि हुई तो संधि के साक्षी के तौर पर उन्होंने जिन लोगों को निमंत्रित किया था उनमें से 4 लोगों के नाम मैं आपको बताता हूं। इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, ये उसमें लिखा हुआ है। और ये बात है 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व की। मितन्नियों की राजधानी का नाम था वसुखानी, मतलब जहां पर धन की देवी निवास करती हैं। वसु, धन, वसु से वसुधा बना है ना, वसुखानी। तो आप सोचिए कि जब महाभारत समाप्त हुआ तो उस समय एक जल प्रलय वाली स्थिति आई, ठीक है। और उसने क्या किया कि उसने भारत में जो बसावट है ना उसको बदला। सरस्वती नदी के सूखने का जिक्र आता है महाभारत में। इसी पे आ रही थी। हाँ, सरस्वती नदी के सूखने का जिक्र आता है महाभारत में। जब बलराम तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो वो एक विंशन क्षेत्र में पहुंचते हैं जो आज राजस्थान में है। तो वहां कहते हैं कि तो सरस्वती नदी पूरी तरीके से सूख रही है। तो सरस्वती नदी 18वीं शताब्दी ईसा पूर्व आते आते पूरी सूख जाती है और इसकी शुरुआत होती है लगभग 3000 के आसपास, ठीक है। 3200 के आसपास ये सूखती है। तो भारत की जो जनसंख्या थी, अधिकांशतः जनसंख्या सरस्वती नदी के किनारे बसती है,
ठीक है। तो जब वो सूखना शुरू हुई तो उन लोगों ने सिंधु की तरफ, जो जनसंख्या का दबाव हुआ सिंधु की तरफ आया, तो सिंधु घाटी के किनारे जो है सभ्यताएं फूलने फलने लगी। इधर क्या हुआ कि 18वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास गंगा में बहुत बाढ़ आई। तो जो गंगा के आसपास ये जो हस्तिनापुर है, मेरठ है, यहाँ पर जो कुरुवंशी बच गए थे, कुरुवंशी थे, ये यहाँ से पलायन कर गए। इसका जोग्राफिकल प्रमाण भी मिलता है। यहाँ से पलायन कर गए, ये चले गए कहाँ? कौशाम्बी। कौशाम्बी में इन्होंने वत्स राज्य की स्थापना की, एक वत्स डायनेस्टी चली, ठीक है। 3000 से लेकर के हम आपको 600 ईसा पूर्व के बीच की मैं बात बता रहा हूँ, जिस पर इतिहास में चर्चा ही नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, उसके बीच की कोई हिस्ट्री नहीं मिलती। तो ये जो है ना, मतलब जिसको लोग मिथ बताते हैं, मिथ इसलिए बताते हैं कि वो चीजें प्रकाश में नहीं है, जैसे प्रकाश में आएंगी वो मिथ नहीं, वो सत्य घटना साबित होगी। उससे पहले लोग कहते हैं बड़ा मॉडर्न सिविलाइजेशन था और एकदम से चीजें बदल गई, कैसे ये सारी चीजें हुई? नहीं, मॉडर्न सिविलाइजेशन जैसा क्या, आप 1970-80 तक देखिए, जो भारत की जो संरचना थी बिल्कुल वैसी संरचना उस समय भी थी। चीजें तो बदली हैं अब। पहले ऐसे 70-80 के दशक में जो गांवों की संरचना थी, जो नगरों की संरचना थी, वैसे ही पहले भी ऐसे हुआ करता था। ऐसा उसमें कोई जो भव्य, मतलब कुछ तो है, वो होता है कि हम जो है कल्पना के सहारे बहुत सारी चीज़ों को हम बढ़ा चढ़ा करके भी प्रस्तुत करते हैं। वो नहीं, सिंपल से नगर थे, उनमें भी तब भी लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, अब भी लड़ाई झगड़े हुआ करते हैं। बदलाव तो जो है केवल ऊपरी ऊपरी संरचना में जो आज हम लोग देख रहे हैं उसमें हुआ है, बाकी चीज़ें वैसे ही थी। हम वस्त्र की भी बात करते हैं सर, अगर हम अपना कपड़े पहनने के तरीकों पे भी बात करें उस टाइम पे, जो हम देख पाते हैं, क्योंकि हम तो अब देख सकते हैं जो भी, अगर आप इसको महाकाव्य कह लें या जो भी कह लें, लेकिन बहुत मॉडर्निटी थी उस टाइम पे, अब नहीं है। तो उसको हम मॉडर्न सिविलाइजेशन ना कहें तो क्या कहें? देखिए, मॉडर्निटी एक सापेक्ष अवधारणा है, ठीक है। जो 1000 शताब्दी मतलब उसमें ईस्वी में लोग जो रहते थे तो वो भी अपने आप को मॉडर्न कहते थे। 15वीं शताब्दी में भी लोगों ने अपने आप को मॉडर्न कहा, 21वीं शताब्दी में भी लोगों ने अपने आप को मॉडर्न कहा। आज हम अपने आप को मॉडर्न कर रहे हैं। आज से 10 पीढ़ी बाद हमारे जो बच्चे होंगे, हमारी जो 10वीं पीढ़ी होगी, कहोगे हमारे जो है पुरखे तो बड़े पिछड़े थे, हम मॉडर्न हैं। तो मॉडर्निटी एक सापेक्ष अवधारणा है। इसका जो है बहुत कुछ उससे लेना देना नहीं होता है कि मतलब जो कल्चरल कंस्ट्रक्शन है उससे बहुत कुछ लेना देना नहीं होता है। अच्छा, एक और चीज़ बाइनरी सिस्टम की जैसे हमने बात की थी कि बाइनरी सिस्टम भी हमारे छंद शास्त्र की देन है, लेकिन ये नहीं मानता हमारा वेस्ट कल्चर, क्यों? भाई वो यूज करते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। हाँ, तो नहीं मानेंगे ना। मानने से क्या होगा कि उनको जो श्रेष्ठता है वो स्वीकार करनी पड़ेगी। अगर हमने माना कि आपने हमारे लिए कुछ अच्छा किया तो हमको आपकी श्रेष्ठता स्वीकार करनी पड़ेगी, तो हम क्यों मानेंगे? तो इसकी क्या वजह ये हो सकती है कि हमने सिर्फ पेटेंट नहीं कराया, इस वजह से हम पिछड़े रह गए? वर्तमान जो ये संसार है, जो विश्व है, इसकी 2 सबसे बड़ी समस्याएं हैं। एक तो ये हर चीज पर कॉपीराइट चाहता है, ठीक है, जो हमने किया मतलब उस पर ठप्पा लगाना चाह रहा है, ठीक है। और दूसरा कंट्रोल करना चाहता है। तो सब ठप्पे और कंट्रोल का खेल है। ठप्पे से बिजनेस हमारा बनता है और कंट्रोल से बिजनेस में जो रॉ मटेरियल है उसके कलेक्शन में आसानी होती है। तो ये इस संसार मतलब इस समाज की समस्या है। पहले ऐसा नहीं था। पहले जो आविष्कार खोज हुआ करते थे मानव कल्याण के लिए हुआ करते थे, अब ऐसा नहीं है। तो ये जिस दिन इस संसार के कुछ प्रबुद्ध लोग हैं उनको समझ में आएगा कि इस ठप्पेबाजी का कोई मतलब नहीं है, कंट्रोल का कोई मतलब नहीं है, उस दिन शायद लोग एक दूसरे का सम्मान करने लगेंगे, उनकी उपयोगिता का सम्मान करेंगे। लेकिन इस पे एक और चीज बोलते हैं सर, 0 और 1 पे ही हम बात कर रहे हैं, बाइनरी नंबर्स पे। 0 के लिए ये भी कहा जाता है कि चलिए अगर मान लेते हैं कि हमारे वेदों में ये चीज थी, पिंगल में नहीं, मान नहीं लें तो ऐसा है। मैं उनकी बात बता रही हूँ क्योंकि मैं दोनों तरफ के पक्ष रखूंगी सर। वो ये बोलते हैं कि अगर पिंगल शास्त्र में या हमारे वेदों में 0 की अवधारणा थी तो वो क्यों किसी शिलालेख में या ऐसी जगहों पे नहीं मिलती? हम तो बता तो रहे हैं आपको कि बख्शाली जो मैन्युस्क्रिप्ट है
मुझे लगता है आप ही पहली बार इसको सुन रही हैं। हाँ। तो अन्य लोगों की बात ही क्या कहें, ये वहाँ पर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बॉडलाइन लाइब्रेरी में रखी है, जो ऐसा कह रहे हैं उनको वहाँ पर जाकर के देखना चाहिए। बिल्कुल सही बात, मतलब बहुत सारी चीजें, हाँ। जब हम ये सारी चीजें जानते हैं ना सर, तो हमें ये लगता है कि माय होल लाइफ वाज अ लाई कि इतनी सारी चीजें जानने मिलती हैं, हमने नहीं पढ़ी हैं। ऑल्दो मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, हिस्ट्री वगैरह का भी स्टूडेंट नहीं रही हूँ, तो इतना ज़्यादा मैंने पढ़ा भी नहीं है, बट जितना भी पढ़ा है उसमें ये सारी चीज़ें कहीं नहीं मिलती है हम लोगों को। देखिए, जो भारत के बाहर के जो ज्ञानी व्यक्ति हैं वो जानते हैं कि भारत में क्या है। क्या है? ठीक है। रामानुजन रामानुजन जब बीमार थे तो उन्होंने फरवरी में एक चिट्ठी लिखी, और कुछ सामान, मतलब कुछ सामान में उनकी किताबें थी जो उन्होंने अपने हाथ से लिखा था। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि ये अब बहुत दिन बचे नहीं हैं, ये आप जो है हार्डी को भेज दीजिएगा। अप्रैल में उनकी डेथ हो गई, तो उन्होंने भिजवाया, लेकिन हार्डी के बाद वो जो नोटबुक थी वो 1976 में एंड्रूज को मिली, जो मैथमेटिशियन थे। तो उसको जो है द लास्ट नोटबुक के नाम से जाना गया। वो संयोग था कि उनको मिल गई, और वो ज्ञान, उनको ये ज्ञान था कि रामानुजन का काम क्या है ना। तो लगभग 600 के आसपास जो फॉर्मूले थे उसमें दिए गए थे, जिससे आज जो स्ट्रिंग और सुपर स्ट्रिंग थ्योरी और भी इनरिच हुई, जो ग्रेविटी की थ्योरी है वो और भी इनरिच हुई। इवन वो मैथमेटिशियन थे, और उनके काम का जो प्रयोग है वो स्पेस साइंस में भी यूज़ किया जा रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी का सम्मान करता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि अब अगर कोई ज्ञानी को कोई पॉलिटिकल पर्सन एड्रेस कर रहा है, तो उसका जो है ना वो अपने लिए इस्तेमाल करने की मतलब उस पर मोड में आ जाता है। तो समस्या यह है कि हम लोग एक दूसरे को न जान रहे हैं न पहचान रहे हैं, इसलिए जान पहचान के भाव में ज्ञान का सम्मान नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। ग्रेविटी की सर आपने बात की, एक बार फिर से आते हैं। 500 साल पहले आपकी किताब में लिखा है कि न्यूटन से 500 साल पहले इसकी अवधारणा थी, तो कहाँ पे मिलता है सर ये ग्रेविटी की बात हमारे इसमें? एक तो ब्रह्मगुप्त का ब्रह्मस्फुट सिद्धांत है, और दूसरा गोलाध्याय है भास्कराचार्य सेकंड। उन दोनों पुस्तकों में है ये। न्यूटन हाँ, का सिद्धांत, न्यूटन का सिद्धांत, मतलब देखिए ग्रेविटी, हाँ, ग्रेविटी के बारे में वहां पर हाँ, बात हुई। न्यूटन इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस बनाए जी। हाँ, अब जो भी उस पे, अब अगर हम इम्प्लीमेंटेशन करते तो शायद हम ये चीज कर पाते, लेकिन हमने क्योंकि पढ़ा नहीं, इसलिए हमने इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं किया, वो सारी चीजें कहीं रह गई। इसके बाद और सारी चीज आ जाती है सर, जैसे एक और सवाल रहता है पुष्पक विमान का, बड़ा, क्योंकि हम महाभारत और इसकी चर्चा कर रहे थे कि पुष्पक विमान किस तरीके से चला करते थे। अगर उस टाइम पे पेट्रोल नहीं था, डीजल नहीं था, ये सारी चीजें नहीं थी, तो कैसे चला करते थे, क्या टेक्नोलॉजी? देखिए, मैंने अपनी पुस्तक में पुष्पक विमान का उल्लेख नहीं किया है, ठीक है। मैं किसी चीज को हाँ तब कहूंगा जब मेरे पास प्रमाण आ जाएगा, लेकिन मैं उसको ना भी नहीं कहूंगा। मेरे लिए पुष्पक विमान का जो कंसेप्ट है वो नकार में बिल्कुल नहीं है, मैं उसको नकारता बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास नकारने के भी प्रूफ नहीं है। तो जिन चीजों का प्रमाण मेरे पास है, मैंने कहा कि विमान बनाने की जो विधि है वो सम्रांगण सूत्रधार में दी गई है। अच्छा, ठीक है। महाराजा भोज ने स्पष्ट रूप से इसके चैप्टर, मतलब जो उनके चैप्टर्स हैं, तो उसमें एक रोबोटिक्स और विमान का है। तो कोई जा करके पढ़े और पढ़ करके उसको रिसर्च करे। स्पीड ऑफ लाइट की भी बात आती है सर कि स्पीड ऑफ लाइट बहुत पहले ऋग्वेद में इसका उल्लेख किया गया है, और सारण ने भी जो है स्पीड ऑफ लाइट को लगभग आज के ही माप के हिसाब से दिया है। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो प्रोफेसर एच.सी. वर्मा हैं, उन्होंने भी इस चीज़ का उल्लेख किया है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो उसका पहले जो है वर्णन ऋग्वेद में किया जा चुका है। तो विद्युत सेल की भी बात हुई है आपके उसमें, उसको कैसे एक्सप्लेन किया है हमारे उसमें से? वो मित्र वरुण ऊर्जा के नाम से एक्सप्लेन किया गया है। जो हाइड्रोजन गैस है और जो ऑक्सीजन गैस है, तो हाइड्रोजन को उदान वायु माना जो ऊपर उठती है, और ऑक्सीजन को प्राण वायु। भाई हाइड्रोजन का नाम उसमें थोड़ी दिया जाएगा, ऑक्सीजन का नाम नहीं दिया जाएगा, तो उदान वायु और प्राण वायु के नाम से ये
गैसें जो है जानी जाती हैं। तो इसमें तांबा है, नम्बुरादा है और पारे के साथ जो मिश्रण है उसके द्वारा जो है ये सेल बनाया गया, और बनाने के बाद फिर इसमें जो मित्र वरुण ऊर्जा है वो उस मतलब जो निकली ऊर्जा उसको मित्र वरुण ऊर्जा का नाम दिया गया। लेकिन क्योंकि हम जब पीछे जाते हैं आज के डेट में, अगर आप किसी किले में या इन जगहों पे भी जाएं तो मशालें ही दिखती हैं, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि उस टाइम पे भी हमने लाइट की खोज किस तरीके से की थी सर? या सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट की बात की थी, लाइट की खोज नहीं हुई थी? नहीं, देखिए, अगर कोई चीज़ नहीं है तो इसका ये मतलब है कि हम खोज नहीं पाए, है ना? और प्राचीन समय में ये चीज़ें एक तरीके का इसका जो पब्लिक के लिए, ठीक है, या इसका मार्केट के लिए मुझे लगता नहीं है कि इसका यूज़ किया जाता होगा। इसका यूज़ केवल ज्ञान विज्ञान के लिए किया जाता है, और ये एक मैं इसको एक कमज़ोरी के तौर पर भी मानता हूँ कि जो हमारे संसाधन थे, जो हमारे नॉलेज के थ्रू जो हमको चीज़ें मिली, तो उसका हमने बल्क में यूज़ नहीं किया। शायद इसके पीछे एक कारण ये भी रहा हो कि इसका लोग दुरुपयोग भी करेंगे। सही बात है। बारूद का भी जिक्र आता है सर। लोग कहते हैं कि 6वीं शताब्दी में चीन ने उसकी खोज की थी, लेकिन कहीं प्रमाण मिलता है कि भारत में ही उसकी खोज हुई थी। क्या उसका पीछे क्या है सर? देखिए, ये तो तय है कि बाबर से पहले भी भारत में बारूद का प्रयोग होता था। जो विजयनगर और बहमनी के बीच में लड़ाई हुई तो उसमें बारूद का प्रयोग हुआ। तो एक जो ये नैरेटिव बनाया जाता है कि बारूद जो है बाबर लेकर के आए, तो बात तो पूरी तरीके से गलत है। उसके पहले भी जो शुक्र नीति है उसमें भी बारूद बनाने का वर्णन है, और जो हमारी परंपरा है दीपावली के बाद जो है वो आकाशदीप या कुछ इस तरीके से ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ करने की, ताकि ये ऐसा माना जाता है कि जो हमारे पितृपक्ष के बाद कुछ आत्माएँ यहाँ पर रह जाती हैं, तो ज़ोर-ज़ोर से शोर करेंगे या पटाखे या इस तरीके से करके आकाशदीप टाइप की चीज़ें बना करके उनको जाने की हम बात करेंगे। तो वहाँ पर इस चीज़ का यूज़ होता था, ऐसा स्पष्ट रूप से वर्णन है। लेकिन उसका प्रयोग किसी मनुष्य को मारने में, उसका प्रयोग किसी को हानि पहुँचाने में किया गया हो, इसका कोई वर्णन नहीं है। सर्जरी की भी बात आई है सर। सर्जरी की बात की थी तो वेस्ट ये तो स्वीकार कर लेता है कि प्लास्टिक सर्जरी, मोतियाबिंद, ये सुश्रुत ने खोज की थी। लेकिन जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं या इन सारी चीज़ों की सर्जरी की बात करते हैं, तो वो वेस्ट स्वीकार नहीं करता। नहीं, नाक की जो सर्जरी है, दूसरी नाक लगाने की जी। और भी बहुत सारे उनके प्रमाण हैं। दरअसल क्या है ना, फिर वही मैं कह रहा हूँ कि इन सब पर चर्चा नहीं होती है। तो चर्चा ना होने के कारण वो बात सामने आ नहीं पाती है। तो इन पर भारी मात्रा में चर्चा होनी चाहिए, और जो चीज़ें पहले की गई हैं उसको एक बार फिर से रिक्रिएट करना चाहिए। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि सर्जरी की खोज हमारे भारत में हुई थी? हाँ, सर्जरी की खोज भारत में वेस्ट हुई। की देन नहीं है। भाषा, जितनी भी साहित्य, सर्जरी, वास्तुकला, मेटलर्जी, धातु विज्ञान, है ना? धातु विज्ञान की बात करते हैं सर, तो ये भी मैंने पढ़ा था आपकी किताब में शायद कि स्टेनलेस स्टील या स्टेनलेस, अगर हम आयरन की बात करते हैं तो वो भी हमारी ही खोज थी। उसको उत्स बोला जाता था। जी। वो जो हमारा तेलंगा क्षेत्र है तो वहाँ पर बनता था। उसको बाहर उत्स को वुर्च बोला गया। और जो बाहुबली फिल्म थी तो उसमें वो दमिश्क से जो आता है तलवार लेकर के, तो दमिश्क तलवारों का बड़ा केंद्र था, तो वो सैरिक इस्पात यहीं से जाता था। तो ये सब चीजें अब आप देखिए ना, जो रस्टलेस आयरन है भारत में ही तो है, और कहीं तो नहीं है। रस्टलेस आयरन महरौली में जो लगा हुआ है, रस्टलेस आयरन, जंग रहित। तो ये भारत की मेटलर्जी का तो कमाल है। और 8000 साल पहले का एक पहिया मिला है मेहरगढ़ से, तो वो जो है, जो लास्ट वैक्स टेक्निक है उसके माध्यम से वो पहिया बनाया गया। ठीक है, तो मतलब वो एक तरीके का एलॉय है। हाँ, ये बोलते हैं स्पोक व्हील्स हमारे नहीं थे। नहीं, एलॉय। हाँ, एलॉय वही एक चीज, हाँ। है ना? तो एलॉय का मतलब हुआ कि उसमें दो धातु मिला करके। तो आप एक बात बताइए, जब तक हमको पता नहीं होगा कि किस गलनांक पर, है ना, वो गल करके एक दूसरे में मिलेगी, तब तक हम कैसे उसको बना सकते हैं? तो गलनांक जानने के लिए हमको फिजिक्स और केमिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? इसका कोई एक एजुकेशन सिस्टम होगा कि नहीं होगा? इसका कोई सिलेबस होगा कि नहीं होगा? तो आप समझिए, इसके कोई फर्नेस होगी कि नहीं होगी? और ये 200-400 साल की बात नहीं है, ये 8000 साल पहले की बात है। आप इससे समझ लीजिए।
कि कितने उन्नत दशा में था। हम गर्त में कैसे पहुंच गए सर, इतना सब कुछ होते हुए भी? हाँ, हम बता रहे हैं ना, हम गर्त में इसलिए पहुंच गए कि हमने जड़ता को अपनी विशेषता मान लिया, विशेषता मान ली। हमने अंधविश्वास को, हमने तर्क न करना, हमने खिल्ली उड़ाना, उपहास उड़ाने को हमने अपने गुण मान लिए, और जो गुलामी है, गुलामी को हमने अच्छा मान लिया। एंटरटेनमेंट के साधन में हम लोग आज लूडो, चेस, ये सारी चीजें खेलते हैं सर। क्या ये भी हमारे पीछे जो वो चौसर खेलते मैं थे बता या रहा हूँ, मैं चतुरंग बता रहा खेलते थे, हूँ, उससे आया? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, एक बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ। जो शतरंज है, जी जी। शतरंज भारत में, मतलब पांडवों के समय जो हमारी चतुरंगणी सेना होती थी, तो उस सेना का जो एक तरीके से रणनीतिक खेल के तौर पर इस चतुरंग का आविष्कार हुआ। तो जिसमें हाथी, पैदल, ऊंट और एक और है घोड़ा, घोड़ा, है ना, तो उसके जरिए कि एक डैशबोर्ड बना गया कि इसे ऐसे निकालते हैं, ऐसे करते हैं, है ना, तो उस खेल को चतुरंग कहा गया। ठीक है, आज भी हाथी, घोड़ा, ऊंट इसी होता यही है यही यूज जी, किए जाते रानी हैं, और है वजीर, ना। हाँ, रानी और वो वजीर, वजीर क्या, वो सेनापति होता है। सेनापति जी। कि वो राजा को हमको प्रोटेक्ट करना है, और जो सेनापति वो चल चल के मारेगा, है ना, हाथी ऐसे चलेगा, घोड़ा ऐसे चलेगा। तो ये महाभारत के समय में इसका जो है प्रचलन था। ठीक है, वो चतुरंग जब फारस गया यानी ईरान गया, तो वो चतरंग हो गया। और चतरंग का जो उच्चारण है, चूंकि जो ये फारसी भाषा है, तो उसमें च और ग इसका जो है अस्पष्ट उच्चारण होता है, च को श बोलते हैं। तो वो चतरंग जो है वो शतरंज हो गया। ओके। हाँ, और जो वो राजा होता है ना, वो जो बीच का राजा होता है उसको शाह बोलते हैं। तो राजा अगर हारा तो वो मात हो गया, तो ये शह मात से ये चकमेट बन गया। ओके, ठीक है, तो ये जो चतुरंग है, ये शतरंज और चेस के रूप में फिर से भारत में आया। ये बिल्कुल वैसे हुआ जैसे शून्य भारत से जब बाहर गया तो जीरो के रूप में आया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बीजगणित जब भारत से बाहर गया तो अलजेब्रा के रूप में आया। लूडो, लूडो कोलियर ने बोले कि कोलियर ने इसको खोजा। लूडो क्या है, अभी उसमें सिंधु घाटी सभ्यता में लूडो मिला है, बिल्कुल सही बात है, डाइस मिली है। हमने 3000 से 600 बीसी की बात की सर, कि उस टाइम की जो हमारी हिस्ट्री थी उसको हम अगर वेस्ट की बात करें वो डार्क एज मान लेती है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। तो क्या हड़प्पा का जब पतन हुआ उसके बाद हम लोग सीधे एकदम बर्बाद हो गए, या क्या हुआ इस दौरान पे, क्या हुआ ऐसा कि वो सारी चीजें नहीं? हाँ, मैं इसमें एक मोटा मोटा जो मेरा अपनी जो मेरी हाइपोथेसिस है, मैं फिर कर रहा हूँ, ये मेरी हाइपोथेसिस है एंड इट इज टू बी वेरीफाइड। लेकिन चूंकि हाइपोथेसिस भी साइंटिफिक स्टेप का एक इम्पोर्टेंट चरण होता है, तो जो हमने क्रोनोलॉजी बनाई है, तो उसके हिसाब से जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद फिर बहुत सारी एक तरीके से चीज़ें बहुत सारी डिस्ट्रक्ट हुई थी, और उसी के बाद तुरंत जो है ये जो जल प्रलय है, फ्लड है एक तरीके से, उसकी घटना हुई। और तो ये जो ज्ञान है आपातकाल में, इमरजेंसी में सबसे जो प्राथमिक चीज होती है वो है सर्वाइवल। तो वो सर्वाइवल के लिए कोशिश चलने लगी। ये जो वेदों का संकलन हुआ, वेदों का संकलन फिर से लगभग 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू हुआ, जब कात्यायन, बौधायन और जो है आपस्ताम वगैरह, इन लोगों ने काम करना शुरू किया। हमारे ऋषियों ने फिर से मतलब उन चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू किया, तो फिर से जो है वो चीज़ें श्रुति के माध्यम से आने लगी। और 8वीं 9वीं शताब्दी तक जैसे पाणिनि आए, पतंजलि आए, तो ये सब जो हमारी पुरानी चीज़ें थी उसको रिकंस्ट्रक्ट करके हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो जो 3000 से 600 ईसा पूर्व के आसपास की जो कहानी है, तो वो कुछ इसी तरीके से, और उसमें बहुत सारे राजाओं के नाम मिलते हैं जिन्होंने, मैंने कहा ना कि 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। अब हमारी सबसे बड़ी विडंबना है कि हमने जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लिपियां हैं उसको
एक सर्वमान्य कोई पढ़ने का हो नहीं पाया है। वो जैसे ही पढ़ने का हो पाएगा, देखिएगा बहुत सारी चीज़ें जो है ना सामने आएंगी। हाँ, वही ये कहा जाता है कि अगर संस्कृत बहुत पहले से था तो उस टाइम की जो लिपियां मिली हैं वो आज तक भी पढ़ी क्यों नहीं जा सकी संस्कृत की देखिए तरह। वो जो लिपि है वो प्राक ब्राह्मी हम्म। है ना, और पढ़ी नहीं जा पा रही है। इसका कारण मुझे पता नहीं चल पा रहा है। ये शायद जो उसका कोई कोई दूसरा ट्रांसलेशन वाला कोई हमारे पास है नहीं, कि किसी दूसरे देश में उसका कोई ट्रांसलेटेड वर्जन हो, है ना, या जो भाषा विज्ञानी है उस पर काम नहीं कर रहे हैं। कुछ भाषा विज्ञानियों ने काम किया है, और जो काम करके जो रिजल्ट ला रहे हैं, तो चूंकि वो रिजल्ट महाभारत से एसोसिएट हो रहे हैं, तो इसलिए लोग उसको मान नहीं रहे हैं। लेकिन एक चीज तो ये तय है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जैसे कालीबंगन हुई तो वहां पर यज्ञ वेदियां मिल रही हैं, स्वास्तिक मिल रहे हैं, गणेश जी की मूर्ति मिल रही है। तो इससे ये पता चलता है कि ये एक वैदिक सभ्यता थी, और जिसका जो एग्जिस्टेंस आफ्टर महाभारत था। सर फिर अंग्रेजों पे आ जाते हैं, जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि अंग्रेज आए उसके बाद ही हमारे पास पढ़ाई लिखाई का माहौल आया, सिविलाइजेशन आया, ये आया वो आया। किस तरीके से इन्होंने, क्योंकि अभी तक हमने जो बात की हमारे पास ये 10,000 साल पहले से चीजें मौजूद है, तो ऐसा क्या हो गया कि हमें ये सब चीजें पट गई और ये पता चला कि अंग्रेजों ने ही हमें पढ़ना लिखना सिखाया है भाई और सभ्यता सिखाई है मैं और फिर ये कह रहा चीजें हूँ, सिखाई अंग्रेज है। अपनी कॉलोनी बनाए रखना चाह रहे थे। तो एक जो है ना, आप कोई भी सत्ता है, सत्ता का एक मुखौटा होता है, वो है नैतिकता का मुखौटा। तो अंग्रेज ये बताते थे कि हम तुम्हारे लिए यूजफुल हैं, हमारे से पहले तुम लोग गंवार थे, हमारे से पहले तुम लोग अशिक्षित थे, दरिद्र थे, तुमको हम तकनीकी का ज्ञान दिया, हमने कपड़े पहनने सिखाए। तो ये सब अंग्रेजों का अपना एक तरीके से टूल था। लेकिन जैसे शिक्षा की बात है कि उससे पहले, अंग्रेजों से पहले शिक्षा हमारे पास क्या थी, अगर हम अध्ययन नहीं करेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि अंग्रेजों से पहले हमारे पास शिक्षा थी कि नहीं थी। अरे भाई, लीलावती का नाम आपने सुना? भास्कराचार्य की पुत्री है जी। लीलावती, प्रकांड मैथमेटिशियन थी। अगर शिक्षा नहीं होती तो कैसे होती वो? सही बात। तो अंग्रेजों के आने के बाद ये पहली बार वाला कंसेप्ट चला कि पहली महिला शिक्षिका, पहला जो है साइंटिस्ट, पहला ये, पहला वो। तो ये सब चीजें ना एक फेक नैरेटिव बनाए गए हैं, जिसका एकमात्र लक्ष्य है कि जो कॉलोनियल माइंडसेट उसको बनाए रखना। लेकिन आजकल जब आप इसकी बात करते हैं सर, तो आज की ये जो अवधारणा एक है, या आप जो भी कह लें, जेंजी कल्चर कह लें, या जो वॉट एवर द कल्चर इज, अगर आप इन सारी चीज़ों की बात करते हैं तो आप अंधभक्त कह दिए जाते हैं। क्यों है ऐसा? या आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कह दिए जाएंगे, तो क्यों है ऐसा? पहली बात तो सारी यूनिवर्सिटीज़ व्हाट्सएप से चल रही हैं। मैं खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर जो है ग्रुप बना हुआ है, वो सारा इंस्ट्रक्शन वहीं पर आता है, क्या है क्या नहीं है। ये सब कहने की बातें हैं। और जो ये लोग कहते हैं, उनके फ़ोन में भी आप देख लीजिए, व्हाट्सएप उनके फ़ोन में भी है, उनमें भी तमाम फेक जो सूचनाएं हैं वो आती हैं, वो लोग लगाते हैं। सारा मामला जो है ना कंट्रोल का है। जिसके पास कंट्रोल है उसकी कही गई बात संविधान बन जाती है, जिसके पास कंट्रोल है उसकी कही गई बात सही मानी जाती है। तो हर व्यक्ति अपनी गलत बातों को भी ताकत के साथ कहता है ताकि उसकी बात सही मान ली जाए। तो मुझे लगता है, लेकिन ज्ञान एक ऐसी चीज़ है, जब ज्ञान का सूरज चमकता है तो फिर सब उसमें जो है ना सही और गलत दिखने लगता है। तो मुझे लगता है कि हमारे बच्चे थोड़ी सी अपनी जो स्टडी है उसको बढ़ाएं, क्योंकि ये देश उनका है और आगे उनको इस देश को ले जाना है। यह देश उनको सब देता है, उनको हवा, पानी, खाना, उनको संसाधन, सुविधा सब देता है। वो भी कुछ देश को देना सीखें, क्योंकि अगर उनकी जो सांस्कृतिक व्यवस्था है वो छिन्न भिन्न हुई, देश की जो एकता है, जो उसकी अखंडता है, वो छिन्न भिन्न हुई, तो उनके पास कुछ बचेगा नहीं। आज देखिए ना, विश्व की जो दशा है क्या है, इतने सारे शरणार्थी एक देश से दूसरे देश भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? वो अपनी जड़ से कट गए। तो आपकी जड़ को जो जोड़ता है ना, वो आपकी संस्कृति है, वो आपका ज्ञान है। आप अपनी सांस्कृतिक परंपरा, अपनी ज्ञान परंपरा को जानिए। अगर नहीं जानेंगे तो आपके नीचे भी जमीन नहीं होगी, और फिर आपकी जो दशा होगी
वो कल्पना से परे है। तो मैं आज के जो बच्चे हैं उनसे यही कहूँगा कि वो अध्ययन करें। अध्ययन के जरिए जो है ना, वो अपने देश की जो संस्कृति है, जो परंपरा है, जो ज्ञान है, उसको जाने और उसको कैरी फॉरवर्ड करें। सर एक चीज़ यहाँ पे मेरा भी सवाल आएगा, वेस्ट जो सवाल करता है कि अगर हमारे पास, जितनी हमने अभी तक बातें की, हमारे पास परमाणु बम था, हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी थी, बेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड, हमारे पास सब कुछ था, तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि हम 1000 साल तक गुलाम बने रहे? हमने क्यों नहीं उन आक्रमणकारियों को भगाया या कोई अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया? क्यों नहीं किया सर? हाँ, ये बात है कि आपके पास कितनी भी सुख सुविधा, कितना भी संसाधन हो, लेकिन जैसे ही आप अपने भाइयों के खिलाफ खड़े होते हैं, दूसरा आप पर कब्जा कर लेता है। तो 8वीं 9वीं शताब्दी के बाद देश में एक ऐसी जो है व्यवस्था बनी जिसमें भाई भाई के खिलाफ खड़ा हो गया कि एक राजा दूसरे राजा से लड़ने में व्यस्त है, बाहर से कोई तीसरा आकर के दोनों को, भाई पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के साथ क्या हुआ कि जब पृथ्वीराज चौहान लड़ रहे थे तो जयचंद ने साथ नहीं दिया, जब जयचंद ने लड़ाई लड़ी तो कोई साथ देने के लिए बचा ही नहीं। तो ये चीज लगातार 1000 साल तक होती आई है और अभी भी यही हो रही है। अभी भी हम सब जो भी एक इकाई के रूप में व्यवस्था में हम नहीं हैं, इकाइयों को अलग अलग पहचान के रूप में हम लड़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए जो हिंदू व्यवस्था है, भारतीय व्यवस्था है, तो लोग जो है अपनी जातियों को अलग अलग पहचान के लिए लड़ रहे हैं, बजाय कि वो एक समेकित पहचान के लिए लड़ें कि हमारी जो पहचान है वो हिंदू होने के नाते है, वो हमारी पहचान भारतीय होने के नाते है। इसके लिए काम नहीं कर रहे हैं। काम किस लिए कर रहे हैं कि वो जो है बोले कि ये राजपूत का बच्चा, ये ब्राह्मण का बच्चा, ये उसका बच्चा, ये उसका बच्चा। जब परेशान होते हैं ना, तब कोई काम नहीं आता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, किसी मतलब ये जो जातिवादिता है एक तरीके से, हम जिसको हम कहना नहीं चाह रहे थे, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि जो जातिवाद है वो इस देश के लिए कैंसर है। सेम यही चीज मैं बोलने वाली थी। जातिवाद इस देश के लिए कैंसर है। जो सर्वाइवल की गारंटी है वो ये है कि हमारी पहचान हिंदुत्व के तौर पर हो, हमारी पहचान भारतीय के तौर पर हो। जब आप केवल अपने समूह के लिए काम करते हैं तो आप जो है जब आपके पास विपत्ति आएगी तो दूसरा समूह आपके पास नहीं आएगा। तो ये बात हमको ध्यान में रखना है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो पूरे अपने देश, पूरे अपने समाज, पूरे अपने संस्कृति के लिए करें, न कि केवल अपने परिवार और अपने जाति और अपने जो है समूह के लिए। लेकिन आज की तो राजनीति सर पूरी जाति व्यवस्था पे है, धर्म व्यवस्था पे है। मैंने फिर कहा ना, राजनीति की अपनी समस्या है, लोकतंत्र की अपनी समस्या है। लोगों को वोट लेना है, अब वोट लेने में उनको समूह चाहिए, तो वो जातिगत जो प्राइड है उसको आगे करते हैं और उसके सहारे उनको वोट मिलते हैं। तो ये जातिवाद से हमको थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा। हालांकि देखिए क्या है कि हर जाति का अपना एक महत्व है, जाति का गौरव होना चाहिए, लेकिन वो गौरव किसी को गिरा करके नहीं होना चाहिए। हम मान लीजिए किसी जाति से संबंधित हैं तो हमको अपनी जाति का गौरव बढ़ाने का अधिकार है, लेकिन दूसरी जातियों के गौरव का भी गान हमको करना चाहिए। तब जाकर के ये जो हमारा इकोसिस्टम है वो बन पाएगा। नहीं तो सब लोग अपने अपने पहचान को लेकर के लड़ते रहें और पिछले 1000 साल से लड़ते रहें, जिसका परिणाम हुआ कि हम लोग गुलाम हो गए। बिल्कुल सही बात है। और अभी भी मेंटल जो कॉलोनी है हमारे दिमाग में बनी हुई है। आप सोचिए ना, आज के डेट में बच्चे, अब जब ये आंदोलन हुआ नीट पेपर और दुनिया जहान का, तो बहुत ही एक वाजिब सा सवाल उठा कि आरक्षण पे भी बात होनी चाहिए। आरक्षण अब, क्योंकि चलिए मान लेते हैं उस टाइम पे जाति व्यवस्था ऐसी थी कि कुछ एक जातियों को बहुत ज्यादा नीचे दिखा दिया गया, जबकि जाति व्यवस्था हमारे यहाँ थी ही नहीं। पता नहीं किधर से जाति व्यवस्था आ गई। नहीं, जाति व्यवस्था नहीं, ऐसा नहीं है। जो जाति है, जाति जो है ना वो गिल्ड थी, जिसे कोई लोहे का काम कर रहा है उनका एसोसिएशन बन गया। ठीक है, कोई सोने का काम कर रहा है उनका एसोसिएशन बन गया। अब वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो काम ट्रांसफर होने लगा, तो वो जो है जन्म से उसकी सदस्यता मिल गई। तो ऐसे जाति, वो तो स्किल बेस्ड हुआ ना सर। जातियां तो हमने बना दी ना, वो तो वर्ण थे कि हाँ ये कैटेगरी है, ये कैटेगरी ये काम करेगी, ये कैटेगरी ये करेगी, ये करेगी, ये करेगी। ये जातियों का प्राइड और इन सारी चीजों पे गौरव, ये इंसान ने अपनी सहूलियत के हिसाब से कर दिया कि जिसको जिसमें मजा आने लग गया। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बुराई है।
बुराई उसमें है कि हमारी जाति बेहतर है, वो जाति कमतर है, बुराई इसमें है। देखिए, जब अब यहाँ पे जाति व्यवस्था पे बात आएगी तो शोषण तो हुआ है लोगों का, ऐसी बात नहीं है जातियों के नाम पे, और बहुत ज्यादा लोगों को पीनलाइज किया गया है और परेशान किया गया है, और शायद इसी वजह से आरक्षण भी आया, जातिगत आरक्षण आया, जो कि कोई उदाहरण चेंज बताइए, होना कोई चाहिए। उदाहरण बताइए शोषण का। अगर हम बाबा भीमराव अंबेडकर की ही सारी चीजें पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, तो उसमें भीमराव दिखाई नहीं, देता बाबा है। भीमराव अंबेडकर को भारत से बाहर भेजने वाला कौन था? बाबा भीमराव अंबेडकर को अपना सरनेम देने वाला कौन था? उनको जिसने सरनेम दिया था, कृष्णाजी अंबेडकर, वो क्या मतलब किस जाति से संबंधित थे? जिन्होंने भारत से बाहर उनको पढ़ने के लिए भेजा, जिन्होंने उनकी सहायता की, वो लोग किस जाति के थे? ये सब चीजें एक हद के बाद जो है टॉक्सिक बन जाती हैं। ये देश सबका है, ठीक है, सबके जीवन में संघर्ष आता है। मैं अपने संघर्ष की बात करूं, आप अपने संघर्ष की बात करें, तो किसी पर्टिकुलर पर्सन ने हमारी टांग खींची होगी, तो क्या हम उसको उसकी जाति के आधार पर बात करेंगे? ये नैरेटिव चलेगा। किसी ने हमको जो है सहायता की, तो क्या हम उसके बोलेंगे कि ये इस जाति के थे तो उन्होंने हमारी सहायता की, इस जाति के थे तो उन्होंने हमारी टांग खींची? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो संघर्ष सबके जीवन में आता है, और उस संघर्ष को विक्टिम मोड में जब आप प्रस्तुत करते हैं, इसका मतलब है आपकी नियत में खोट है। हर व्यक्ति संघर्ष करके आगे बढ़ता है। जब भगवान राम को पुल बनाना हुआ, तो कौन सी ऐसी जाति थी जिसने उनका सहयोग नहीं किया, समर्थन नहीं किया? ये सब नैरेटिव है, और इसमें हम लोग फंसे रहे, तभी अपने भाइयों से दूर रहे। सर, अंग्रेजों का तो काम ही था डिवाइड एंड रूल, एंड दे डिड इट। मेगास्थनीज ने केवल भारत में 7 जातियों के बारे में बात की है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, उसने केवल 7 जातियों के बारे में बात की थी। कहीं कोई अस्पृश्यता नहीं, कहीं कोई दास प्रथा नहीं, कहीं कुछ इस तरीके से चीजें नहीं। जहां तक मैंने पढ़ा है सर, सर्जरी की बात आती है तो सर्जरी जो करते थे वो लोग शूद्र जात के ही होते थे, अगर हम जात की बात करते हैं तो, क्योंकि चमड़े सिलने का काम उनका भाई, ही हुआ शूद्र करता होना एक गौरव की बात है। जैसे वैश्य होना, क्षत्रिय होना, ब्राह्मण होना गौरव की बात है, शूद्र होना गौरव की बात है। बिल्कुल। उनके उस गौरव से वंचित किसने किया? तो कहाँ से चीज देखिए, सर इस भारत ये देश में इतनी सारी? जो राजा हुए, आप बिंबिसार से लेकर के आज नरेंद्र मोदी तक, हमको बिंबिसार से मिलता है, ठीक है। हम उधर महाभारत को छोड़ देते हैं, इनके हिसाब से वो काल्पनिक है, हम मान लेते हैं, ठीक है। ठीक है, हमने छोड़ दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ब्राह्मण था? नहीं था, नहीं। ठीक है। एक पुष्यमित्र शुंग को छोड़ देते हैं, सातवाहन से लेकर के आप जो है चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और ये जो है समुद्रगुप्त, यहाँ से लेकर के हर्षवर्धन से लेकर के आप जो है ये फिर इधर ये आ जाते हैं तुर्क, अरब, अंग्रेज, है ना। कितने ब्राह्मण राजा हुए? नहीं, राजा तो क्षत्रिय ही रहे हैं। जो क्षत्रिय रहे उन्होंने किसका कितना शोषण किया? कोई है डेटा ऐसा? कोई डेटा किसी के पास नहीं है। और जो राजा होता है वो अनुशासन बनाता है, तो अनुशासन के लिए किसी को दंडित करना है, किसी को पुरस्कृत करना है, ठीक है, उसको अपना मैकेनिज्म बनाना है। तो उसके लिए आप ये कहेंगे कि ये जातिवाद मानसिकता से ग्रसित है, तो ये तो गलत बात है। सर, ये सारी चीजें पहले कहीं नहीं मिलती हैं, लेकिन जब हम अंग्रेजों की बात करते हैं और अंग्रेजों के बाद की बात करते हैं तो बहुत जगह मिलती है। अगर हम प्रेमचंद्र की, अगर हम किताब की बात, ठाकुर का कुआं की बात करें, तो उसमें भी ये चीजें मिलती हैं, असमानताएं मिलती हैं। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं बचपन में जब अपने गाँव जाती थी तो मैंने देखी है असमानताएं जातिगत। तो ऐसा नहीं है कि ये असमानताएं नहीं थी, उस टाइम पे ना रही हो, लेकिन हम हमेशा अपने पुराने और हिस्ट्री और इस चीज को लेके नहीं चल सकते। नहीं, हम ये ये सारी करें, चीजें नहीं हम ये हैं। करें, नहीं मैं ये कह रहा हूं कि जो असमानताएं हैं, तो असमानताएं कंस्ट्रक्टेड हैं। मतलब वो जो है असमानताएं इसलिए नहीं है कि किसी का शोषण हो रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए लोहे का काम है, एक पर्टिकुलर समूह को दे दिया गया कि लोहे का काम, वो 100% रिजर्वेशन हो गया ना, तो उनको वो रोजगार मिल रहा, उसमें किसी का हस्तक्षेप तो नहीं है। तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके पास पारिवारिक रोजगार है, हमने उसको तोड़ दिया। अब वो रोजगार के लिए घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। देखिए, किसी भी हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद की जो सिचुएशन है, जो सोसाइटी है, उसमें जो पारंपरिक हमारे काम थे वो खत्म हो गए, ठीक है। पारंपरिक काम खत्म होने से हमारे सामने रोजगार का संकट आया। असमानताएं हर व्यक्ति भेदभाव से गुजरता है, आप भी भेदभाव से गुजरी होंगी, हम भी भेदभाव से गुजरे। हम जब दिल्ली आए तो दिल्ली के लोगों ने हमको स्वीकारा नहीं, प्रवासी ही रहे हम, प्रवासी रहे। अपने गांव से बाहर गए तो दूसरे गांव के लोगों ने स्वीकारा नहीं
ये तो उस गांव का है। तो हर व्यक्ति के जीवन में भेदभाव से उसको गुजरना होता है। हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आता है, परेशानियां आती हैं, दुख आते हैं, लेकिन इसको झेल करके जब वो आगे बढ़ता है, उसी का नाम तो जीवन है। सही बात है सर। अगर हम बिहारी हैं, लेट्स से मैं बिहार से हूँ, लेकिन बिहारी बहुत वक्त तक गाली हुआ करती थी दिल्ली के अंदर, बिहारी चल निकल यहाँ से, तो ये गाली होती थी बिहारी होना। जबकि अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे, जिस हिस्ट्री की बात करते हैं, सबसे ज्यादा प्रबुद्ध लोग आपको बिहार से मिल जाएंगे। आज के डेट में आप बात करें, आर्यभट्ट, आज के डेट में आप बात करें तो भी IAS PCS जितने भी सीनियर रैंक के अधिकारी मिलेंगे वो बिहार से मिलेंगे, जितने पढ़े लिखे लोग मिलेंगे वो मिलेंगे, बट फिर भी हम गाली की तरह इस चीज को झेलते आ रहे हैं। नहीं, अब तो ऐसा नहीं है। पहले ऐसा था कि जो बिहार से श्रमिक यहाँ पर आते थे तो वो जो है यहाँ पर आए, या वो वेस्ट इंडीज गए, जो कैरेबियन कंट्रीज है वहां पर गए, तो उन्होंने कभी इसका रोना नहीं रोया, बिल्कुल नहीं। वो अपना काम करते रहे। और आज देखिए क्या स्थिति है, मीडिया हो, एकेडमिक हो, पॉलिटिक्स हो, हर जगह जो बिहार के लोग हैं उन्होंने अपना स्थान बनाया। अगर ये नहीं, और जो है ना, मतलब अगर आप उसको रोने के लिए आप कह दें कि नहीं हम बिहार के हैं इसलिए हमारे साथ इतना शोषण हुआ, आज भी हमारा शोषण हो रहा है, ये तो गलत बात है ना। हमने सीखा ही नहीं कभी। हाँ, वो सीखना नहीं है। तो ये चीज जो है ना, आप जब रिजर्वेशन की बात करते हैं तो मैं रिजर्वेशन का समर्थक हूँ, ठीक है, आरक्षण का मैं समर्थक हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताइए, हमारे गांव में एक व्यक्ति ऐसा है जिसको आरक्षण मिला, आरक्षण से वो पढ़ लिख गया, उसने अपने बच्चों को पढ़ाया, ठीक है, उसको नौकरी मिल गई, फिर बच्चे जब पढ़े लिखे तो उनको भी नौकरी मिल गई। और दूसरा वो व्यक्ति है जिसको आरक्षण का फायदा नहीं मिला, सबको तो नौकरी नहीं मिलेगी, है ना, तो उसका बच्चा नहीं पढ़ पाया। तो दोनों में क्या अब फर्क नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जिसने इसका फायदा लिया, क्या उसका काम नहीं है कि हमारे दूसरे भाई को फायदा मिले? अभी मैंने एक न्यूज पढ़ी थी सर, ब्राह्मण फैमिली की लेडी थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, उनका क्रिमेशन करना है, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उनका क्रिमेशन कर पाए, और लोग मदद करने तक को आगे नहीं आ पा रहे। तो क्या ब्राह्मण गरीब नहीं है? आज के डेट में अगर आपको आरक्षण देना है, ये व्यवस्थाएं चेंज होनी चाहिए सर, कि 70 साल पहले अगर आरक्षण दे दिया गया जातिगत व्यवस्था के नाम पे, ठीक है, उस टाइम पे जरूरत थी उस चीज की, लेकिन अब जरूरतें बदल रही हैं। अब आप दीजिए, जो गरीब है उनको दीजिए, जो जरूरतमंद है, जो विकलांग है उनको दीजिए। इसमें सरकार ने क्या किया है, सरकार ने दायरा बढ़ा दिया। सरकार ने जो EWS का काम किया तो वो गरीबों के लिए किया है, लेकिन मेरा यही कहना है किसी भी EWS वाले को अगर आरक्षण का लाभ मिला तो दोबारा जो दूसरी पीढ़ी आ रही है वो स्वयं उसको छोड़ करके बोले कि नहीं, अब जो हमसे ज्यादा परेशान है उसको ये मिलना चाहिए। सर स्वयं कुछ नहीं होता है, ये सब कहने की बात है। अगर मुझे यहाँ पे बैठे बैठाए कोई चीज मिल रही है ना सर, तो मैं नहीं करूंगी, किसको बुरा लगता है आती हुई कोई भी? सरकार करेगी तो उसकी सत्ता चली जाएगी। तो ये तो गलत, करना तो सरकार को ही है, किस लिए सरकार इसलिए नहीं करेगी ना, उसकी सत्ता चली जाएगी। सिर्फ सत्ता के पिछले चुनाव की याद करिए, बिहार के पिछले चुनाव में रिजर्वेशन को ही मुद्दा बना करके जो महागठबंधन है वो चुनाव जीता था 2015 में। तो फिर वही होगा कि फिर आंदोलन होने चाहिए इस तरीके के। फिर हम आंदोलन का विरोध क्यों कर रहे हैं? जब आंदोलन ऐसे हो रहे हैं तभी जाके प्रधानमंत्री मोदी बोल भी पा रहे हैं इतनी सारी। अब आप वो इंस्टाग्राम पे आ गए कि जी ठीक है, अब तो हम रोज ही इंटरेक्ट करेंगे फ्रेंड्स के साथ, मित्रों को छोड़ के। तो ऐसा नहीं होना चाहिए सर कि बहुत ज्यादा बुरा दौर आ जाए उसके बाद ही चीजें हों। सबके बारे में सोचना चाहिए, और ये सोचने के लिए ही गवर्नमेंट बनाई जाती है, या घर का मुखिया इसीलिए बनाया जाता है कि वो सबके बारे में सोचे, सिर्फ एक के बारे में ना सोचे। अभी मेरा पिछला एक इंटरव्यू था अभिषेक तिवारी के साथ, तो उसमें मैंने कहा कि जिन बच्चों पर केस हुआ है, जो बच्चे यहाँ पर शामिल हुए हैं, जो किसी न किसी प्रभाव में कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किए हैं, तो सरकार को चाहिए कि उन बच्चों के साथ नरमी से पेश आए। वो हमारे बच्चे हैं, गलती हो गई, उनको जो है छोड़ करके अगर कुछ ऐसा हो कि एक काउंसलिंग हो सरकार के साथ, उनकी अपनी परेशानियां हैं तो कोई प्रतिनिधिमंडल वो सुने। तो उसके बाद फिर मोदी जी का वो वीडियो आया कि हम सबको माफ़ करते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी बात वहाँ तक पहुँच गई। इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये बात भी पहुंच जाएगी। ये बिल्कुल पहुंचनी चाहिए। हाँ, सर मैं ये बात भी पहुंच जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। मैं ये नहीं कहती कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए, लेकिन जब हम नीट के एग्जाम्स की बात करते हैं वहां पे पढ़े लिखे की जरूरत है। इस बात पे शिल्पा शेट्टी ने एक ट्वीट किया था या अपना इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी। शी वॉज वेरी राइट, आई एम टोटली अग्री विद हर कि ठीक है, अगर आप आरक्षण नहीं हटाते हैं तो ब्राह्मणों का इलाज ब्राह्मणों को करने दीजिए, जो जिस जाति के हैं उनको उस जातियों का इलाज करने दीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज है। जब आप चिकित्सा तक की बात करते हैं सर, वहां पे तो रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
क्वालिटी बेस्ड ही होना चाहिए, आपको पढ़ के आगे जाना चाहिए। कोई रिजर्वेशन 150 नंबर ला रहा है, रिजर्वेशन की जो नीति है उसमें से जरा सा भी ये लोग छेड़छाड़ करेंगे ना, जरा सा भी, तो इतना विपक्ष के लोग हल्ला मचा देंगे, इनकी सरकार चली जाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ, इसलिए इस पर वो कुछ नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे, ये उसका दायरा बढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे एम्स की जो सीट है, मान लो 100 सीट है, तो 100 सीट में 50 अगर आरक्षण में ले आना है इनको, तो अब 100 सीट में 50% इन्होंने रिजर्वेशन में डाल दिया, 50% ओपन कर दिया। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है, अब वो 1000 सीट बना दे रही है, 500 आगे ओपन, वो उसमें तो ये इस तरीके से काम करेंगे, ये उस तरीके से काम नहीं करेंगे। अब तो सर आधे से ज्यादा जगह पे वो लोग बहुमत में हैं, अगर वो अब भी नहीं कर सकते तो नहीं कभी करेंगे, नहीं कर पाएंगे। नहीं करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ 2024 का जो चुनाव था, उसमें बहुत मुश्किल से मतलब लाइन पर वो आ पाए कि हम सत्ता में रहें। ऐसा 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 बिल्कुल नहीं करेंगे, तो मुझे फिर ऐसा तो लगता है। हमारे यहाँ की नहीं सत्ता नहीं, फिर वो जो हमेशा दूसरा इन सब तरीका चीजों पे जो चलेगी। दूसरा तरीका उन्होंने अपनाया है वो सही है, कि आपने मतलब वो जो दायरा है उसको बड़ा कर दो, सही बात उसमें है। सबको ले आओ। तो ईडब्ल्यूएस क्या है, वो दायरा ही तो बढ़ाया ना उन्होंने, बोले कि गरीबी के आधार पर आरक्षण दे दो, ठीक है, लो हाँ ईडब्ल्यूएस ले लो। बिल्कुल, उस चीज तो के लिए मुझे हम agree लगता हैं। है कि सरकार सही काम कर रही है। ये चीज होनी चाहिए, क्योंकि गरीबी जिसके पास, ब्राह्मण के पास भी गरीबी है भाई। वो बच्चा, अगर हम सुसाइड की बात कर रहे थे ना सर, जो नीट में मुद्दे उठे थे कि इतने बच्चों ने सुसाइड कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, आप उनका डेटा उठा के देखिए, आधे से ज्यादा आपको जनरल कैटेगरी के मिल जाएंगे। और सुसाइड की सिर्फ और सिर्फ वजह ये नहीं है कि उनके मार्क्स नहीं आए, यहाँ पे पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं। पेरेंट्स बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हैं बच्चों को निकालने के लिए, नीट निकालने के लिए, अब आईआईटी जेईई, ये सारी चीजें पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा। अब हम हर वही चीज वही का चीज है ठीकरा ना, दूसरों पे हाँ नहीं छोड़ सर, नहीं सकते, नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ क्योंकि सकते। बहुत सारे बच्चे वहां पे आप जाके देखिए प्रेशर में हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स नहीं समझ रहे। अरे भाई, जरूरी थोड़ी है कि हर एक इंसान वो चीज कर पाए, हो सकता है उस बच्चे में कुछ और कैपेबिलिटी हो। आज के डेट में तो इतने प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस हैं करने के लिए, आप कीजिए ना। ऐसे थोड़ी होता है कि हम प्रेशराइज कर दें कि नहीं भैया तुमको डॉक्टर ही बनना है, बाय होक और बाय क्रूक, क्योंकि शर्मा जी का लड़का बन गया है। तो ये चीज तो गलत है। इस चीज के लिए तो मैं डंके की चोट पे पेरेंट्स को कह सकती हूँ कि बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर ये मत लड़ने आओ कि साइकोलॉजी, बच्चे हमको नहीं पूछ रहे हैं जी, ये नहीं हो रहा है जी, वो क्यों पूछेंगे? जब तुम उनको तुम्हारी जरूरत थी तब तुमने उनको नहीं पूछा, वो क्यों तुमको पूछेगा? देखिए, सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको ठीक करने की ज़रूरत है, और उसमें से एक बच्चों का भी मसला है। बहुत बड़ा मसला है सर। बच्चे आपके सपने को पूरा करें, ठीक है, लेकिन बच्चों के भी सपनों के बारे में पूछो ना, कि बेटा तुम्हारा क्या सपना है। बिल्कुल सही बात है, हो क्योंकि सकता है कि आपसे तुम सोच से अपने बेहतर कर अपने पाए। अपने बालपन को याद करो, कि तुम्हारा भी अपना कोई सपना था, तुम्हारे पेरेंट्स ने क्या तुम्हारे साथ किया, तुमने अपने पेरेंट्स के साथ क्या किया। थोड़ा सा एक बार हमको रिव्यू करना चाहिए। बिल्कुल सही बात। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को उनके सपनों के बारे में पूछते हैं, उनके सपनों को साकार करने में योगदान देते हैं, मुझे लगता है कि उनके साथ बच्चों का जो तालमेल है बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो अपनी महत्वाकांक्षा को बच्चों पर ला देते हैं, वो ठीक नहीं है। उस महत्वाकांक्षा के चक्कर में तमाम बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, उस महत्वाकांक्षा के चक्कर में तमाम बच्चे विद्रोही हो जाते बिल्कुल हैं। सही बात है। तो ये चीज़ जो है सारे पेरेंट्स को सोचना चाहिए। ये तो बिल्कुल सोचना चाहिए। हम लोग बहुत ज्यादा अलग आ गए, हाँ, वापस बैक टू टॉपिक अगर चलते हैं और क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। एक सवाल और आता है सर, जो मेरे पॉडकास्ट के कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा भरमार रहती है जी। कि आप लोग सिर्फ अतीत का ढोल पीटते रहेंगे या आज भी कुछ करेंगे? अरे भाई, इस पुस्तक में मैंने अतीत का ढोल नहीं पीटा है, मैंने वर्तमान के भी डंके बजाए हैं। वर्तमान काल में, आज के समय में जो भारत के लोगों द्वारा जो टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है ना, तो उसके बारे में भी हमने चर्चा की है। मैंने कहा ना कि मैंने स्पीच रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से लेकर के, न्यूरोनल टेक्नोलॉजी से लेकर के, यूएसबी से लेकर के, स्ट्रिंग और सुपर स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में भी हमने बात की है। ऐसा नहीं है। देखिए, अतीत जो है दिशा निर्देशन का काम करता है, ठीक है, वर्तमान प्रगति करता है। बिल्कुल सही बात। तो एक समाज के लिए उसकी प्रगति और परंपरा में संतुलन होना बहुत जरूरी है। तो जिसका उल्लेख मैंने अपनी पुस्तक में किया है। अतीत अतीत जो है हमारा तभी अच्छा है जब उसने वर्तमान को शक्ति दे। बिल्कुल सही बात है। हाँ। एक चीज और आती है सर हमारे इन सारी चीजों में, कि हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं अपनी, तो उसमें सिर्फ राजाओं का जिक्र आता है। जब हम इन आविष्कारों की बात करते हैं,
उसमें सिर्फ ये आता है कि इस राजा ने ये जीता, इस राजा ने वो जीता, फलाना जीता, लेकिन हम उसी इतिहास में ये सारी चीज़ें क्यों नहीं ऐड करते हैं कि हमने ये खोजे की, हमने ये किया, वो किया। ये सारी चीज़ें इतिहास में ऐड होनी चाहिए ना। अगर इतिहास में हमारे इतना सब कुछ है, सिर्फ राजाओं का बेस्ड ही क्यों रह गया है हमारी हिस्ट्री? नहीं, अभी जो नया सिलेबस आया है तो उसमें अलग अलग जो फैकल्टीज़ हैं, जैसे इंजीनियरिंग हो गई, मेडिकल हो गई, तो उन सब के लिए हिस्ट्री में ये सब चीज़ें दी जा रही हैं कि आपका जैसे इंजीनियर्स हैं, तो इंजीनियर्स की जो हिस्ट्री है वो क्या रही, उनकी क्या खोज रही, क्या उनके जो है टेक्नोलॉजी रही, तो ये सब चीज़ें दी जा रही हैं, धीरे धीरे दी जा रही हैं। जो पहले हुआ उसके अतिरिक्त अब जो है ये सब चीज़ें दी जा रही हैं। अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ते सर, बहुत अच्छी बातचीत रही। एक रैपिड फायर राउंड हमारा होता है, उसमें कुछ एक सवाल हैं जो मैं पूछना चाहूँगी आपसे। पाइथागोरस हाँ, या बौधायन, असली गणितज्ञ कौन था? बौधायन। एक्सप्लेन। देखिए, बौधायन ने लगभग 1200 ईसा पूर्व के आसपास उन्होंने जो ये प्रमेय है ना, जिसमें जो बाद में बौधायन पाइथागोरस के नाम से जाना गया, तो उस प्रमेय को कंस्ट्रक्ट किया और उसको पाइथागोरस ने उसको आगे बढ़ाया। तो पाइथागोरस बौधायन के बहुत बाद में हुए और उनकी प्रशंसा इसलिए की जानी चाहिए कि उन्होंने उस प्रक्रिया को यूरोप में आगे बढ़ाया, उसका प्रसार किया, लेकिन उसके कोर में तो बौधायन ही है। बिल्कुल सही बात। जी। सूचना तंत्र की बात करते हैं, क्या इंटरनेट से पहले भारत में कोई और सूचना तंत्र था हमारे पास? नहीं, इंटरनेट से पहले जो सूचना तंत्र था, तो वो मैनुअल था, वो कोई मैकेनिकल नहीं था। वो उसके लोग भले ही कहते हैं कि टेलीपैथी के ज़रिए, इसके ज़रिए, उसके ज़रिए। तो अभी मतलब मेरे पास इसका जो साक्ष्य है ना? वो इस तरीके से कुछ है नहीं, तो मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं नकारता भी नहीं कि उसके पहले कोई ऐसा नहीं था। अगर आपको भारतीय इतिहास की कुछ एक चैप्टर्स या कुछ एक चीज़ों को नया नाम देना हो, किताब को कह ले, तो उसको क्या नया नाम देंगे? हाँ, देखिए, इतिहास है ना, तो इस इतिहास को अलग-अलग खंड के रूप में पढ़ाना चाहिए। जैसे एक उसका खंड होना चाहिए इवोल्यूशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। हिस्ट्री को मेरा अगर वश चले तो मैं उसको इवोल्यूशन से चेंज कर दूँ। इतिहास, है ना? इतिहास कुछ नहीं है, इवोल्यूशन की कहानी है ना? तो वो इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, इसके बारे में हमको जानना ही मतलब इतिहास को जानना होता है। तो मैं हिस्ट्री को इवोल्यूशन से रिप्लेस करना पसंद करूँगा। सेम जिसकी अभी हमने बात भी की हाँ, कि क्यों नहीं है हमारी हाँ, हिस्ट्री में राजाओं के हाँ, अलावा ये सारी चीज़ें। हाँ। इवोल्यूशन अलग-अलग डायमेंशन पर, साइंस में अलग-अलग क्या डायमेंशन। हुआ, कल्चर में क्या हुआ, बिल्कुल सही भाषा बात। में क्या हुआ, तो ये मैं इवोल्यूशन से इसको रिप्लेस करना पसंद करूँगा। जाते-जाते एक बहुत ही आसान सा सवाल सर, जो शायद पता नहीं मेरा ही है कि सबका होता होगा। संस्कृति और सभ्यता, इन दोनों में अंतर क्या होता है? सभ्यता संस्कृत का मैनिफेस्टेशन है। संस्कृत का मतलब होता है वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का तरीका। हम कैसे कपड़े पहनेंगे, हम कैसी भाषा बोलेंगे, हमारा एटिकेट्स क्या होंगे, हायरार्की क्या होगी, ये क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, ठीक है? जब इसका मैनिफेस्टेशन होता है तो सभ्यता में बदल जाता है कि घर कैसा बनेगा, उसका एक तरीका है, घर बन गया, वो सभ्यता में आ गया। मतलब जितनी हमारे जो हम एवोल्यूशन की बात करते हैं, सारी सभ्यताओं के रूप में होती आई हैं। देखिए, मनुष्य ने जो कुछ भी बनाया, वो संस्कृति है। ये एसी, फ़ोन, जो मैन मेड है, वो क्या है? संस्कृति। कल्चर है, जी। ठीक है? और बाकी सब नेचर है। नेचर के अलावा जो कुछ मनुष्य द्वारा निर्मित होता है, तो मनुष्य ने 2 चीज़ें बनाई। एक चीज़ जो दिखती है, एक चीज़ जो नहीं दिखती है। जो दिखती है वो सभ्यता है, जो नहीं दिखती है वो संस्कृति है। संस्कृति, बिल्कुल सही बात। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। और मैं सबको एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि अगर वाक़ई में हिस्ट्री में कुछ आप पढ़ना चाहते हैं, सर की किताब है ज़ीरो। मैंने अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ी है, थोड़ी बहुत ही पढ़ी है, बट मैं पूरी पढ़ूँगी और उसके बाद शायद इस पे एक रिव्यू भी दूँगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो आज की डेट में भी खोजी हुई हैं और आप लोगों को उन खोजों के बारे में जानना चाहिए कि किस तरीके से हो रही हैं, क्या हो रहा है। देखिए, पॉलिटिकल चीज़ें चलती रहेंगी और जिस तरीके का हमारा एक दायरा है या सराउंडिंग है या जो माहौल है, यहाँ पे जो चीज़ें वायरल होती हैं, पॉलिटिकल होती हैं, या आप अभद्र टिप्पणियाँ कर लें या आप अभद्र नाच गाना या जो चीज़ें कर लें, व्हाटएवर, जितनी भी बेकार की चीज़ें हैं वो वायरल हो रही हैं, जितनी भी काम की चीज़ें हैं वो वायरल नहीं हो रही हैं। मैं
आज की जनरेशन से गुजारिश करूंगी, क्योंकि मुझे उनसे बहुत उम्मीदें हैं। वो लोग फैक्ट्स पे काम करते हैं, वो लोग लॉजिक पे काम करते हैं। सो प्लीज़ आप लोग आइए, आगे बढ़िए, और ये जितनी पॉलिटिकल एजेंडा है ना, जातिवाद और ये सारी चीज़ें, इनको आप हटाइए और आप इवोल्यूशन लाइए, क्योंकि अब हमारे हाथ में नहीं है, अब ये आपके हाथ में जा रहा है। चीज़ें पढ़िए, चीज़ों पे रिसर्च कीजिए, चीज़ों पे बातें कीजिए, क्योंकि आप लोग ही हैं नए पॉडकास्टर हमारे। हम लोग बात करेंगे, चले जाएंगे, लेकिन जो नए पॉडकास्टर हैं उनको नई जनता सुनती है। उन पॉडकास्टर से भी मेरी गुजारिश है कि आप लोग भूत पिशाच और इन सारी चीज़ों को छोड़ के, या जितनी भी ये वायरल वर्दी चीज़ें हैं उनको छोड़ के, थोड़े एक पॉडकास्ट, मैं ये नहीं कहती कि आप वायरल मत होइए या आप इन चीज़ों पे बात मत कीजिए, कुछ एक पॉडकास्ट ऐसे भी कीजिए जो एजुकेशन की बात करें, जो आपके इवोल्यूशन की बात करें, जो आपकी खोजों की बात करें, जो आपको प्राउड फील कराएं कि नहीं, हमने कुछ तो एक अच्छा काम किया है। हफ्ते में, महीने में अगर आप 4 पॉडकास्ट करते हैं, 1 पॉडकास्ट ऐसा ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। बहुत बहुत धन्यवाद ये पॉडकास्ट देखने के लिए। उम्मीद है आपको बहुत सारी चीज़ें मिली होंगी, और ये किताब ज़रूर पढ़िएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं जानने में कि हमने क्या क्या खोजें की है, या हमारा क्या एक महानता, जिसको हम कहते हैं सोने की चिड़िया था भारत। तो वो सोने की चिड़िया क्यों था भारत, और क्यों अब धीरे धीरे दूसरी तरफ बढ़ता जा रहा है, वो सारी चिड़िया कहाँ गायब होती जा रही हैं, वो ये वजह है कि हम पे बात नहीं करते। बात कीजिए, बात करने से ही बात बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया ये पॉडकास्ट देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।